चलिए, सबसे पहले तो जो ड्रग की क्लास आती है वो डायूरेटिक्स है, और डायूरेटिक्स में हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है, बट ये जो दो डायूरेटिक्स है ये हाइपरटेंशन में यूज होती हैं, दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस दिस डायूरेटिक्स एज वेल। नेक्स्ट आ जाती है सिंपैथोलिटिक, यानी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे कोई ना कोई इफेक्ट डाल रही है, उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। ये हमने वन बाय वन ये पढ़नी है। फिर वेजोडाइलेटर, अब देखें टीपीआर अगर इंक्रीज हो रही है तो टीपीआर इंक्रीज कब होती है, व्हेन देयर इज वेजोकंस्ट्रिक्शन, और अगर हम वेजोडाइलेटर दे देते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगर वेजोडाइलेटर देंगे तो हमारी टीपीआर कम होगी कि ज्यादा होगी, सो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी। इन दिस वे वी कैन ट्रीट द पेशेंट। तो एक ये हमारे पास हो सकता है, इस तरह की मेडिसिन हो। देन आ जाती है रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर। एंजियोटेंसिन 2 आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। एंजियोटेंसिन 2 का किसी को फंक्शन पता हो क्या होता है? एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन किसी को पता हो क्या होता है? यस, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आप लोग पढ़ते हो। रेनिन रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन 2 बनती है एंड पे, और एंजियोटेंसिन 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजोकंस्ट्रिक्शन। और वेजोकंस्ट्रिक्शन के अलावा वो क्या करवाती है, एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा करवाती है, और वो वाटर और सॉल्ट की अब्जॉर्प्शन करवाता है। तो यानी एंजियोटेंसिन 2 काम करवाती है। तो ये हमने पढ़ना है। अगर हम एंजियोटेंसिन की सिंथेसिस को कम कर देंगे तब भी हम ब्लड प्रेशर को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज है जिसको हम यूज करेंगे। इस तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ड्रग्स अगर हम यूज करते हैं तो हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं। सही हो गया। अब ये हमारे पास ड्रग स्ट्रेटेजी होगी। अब हमने ऐसी ड्रग्स यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन के लिए जो कि टीपीआर डिक्रीज करे। व्हाट इज टीपीआर? टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो कोई ड्रग जो टीपीआर यानी वेजोडाइलेशन करवा सकती है, वो ड्रग हो सकता है कि हेल्पफुल हो। सही है, वो हम देखते होते हैं कि ड्रग का क्या करेक्टर है, वो किस तरह यूजफुल होगी, उसके साइड इफेक्ट्स को फिर हम चूज करते हैं। तो वेजोडाइलेशन वाली होगी क्योंकि ये टीपीआर को डिक्रीज करवाएगी। नेक्स्ट आ जाती है कार्डिक आउटपुट, जो ड्रग्स कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज करवाती हो। सही हो गया। कार्डिक आउटपुट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर कार्डिक आउटपुट को कोई ड्रग डिक्रीज करवाती है, यानी जैसे कार्डिक आउटपुट को एक ड्रग थी बीटा ब्लॉकर जो कि हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी। सही हो गया। हार्ट की जब पंपिंग एबिलिटी डिक्रीज होगी तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। तो इस तरह की ड्रग्स हम हाइपरटेंशन में ले सकते हैं। जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को डिक्रीज करती है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को कौन डिक्रीज कर सकती है? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को डायूरेटिक्स हम यूज कर सकते हैं। ये बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को डिक्रीज करेगी। तो ये आप लोगों की डिफरेंट मेडिसिन की स्ट्रेटजी होंगी। अब हम मेडिसिन पे आएंगे। पहले तो थोड़ा सा हाइपरटेंशन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन और जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो नॉर्मल क्या होता है। आप लोगों में से कुछ लोग चेक करते होंगे, वरना अपना स्टेथोस्कोप और अब बीपी अपरेटस लेने, थर्ड ईयर हो चुकी है अभी कॉलेज में। अगर आप लोग के चलो नहीं भी ओपन होता, अपने घर में चेक किया करें। अब ये आप लोग को चीजें आनी चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। दिस इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 110/70 भी आप लोगों को नजर आता होगा। 120/80, 100/60 भी सही है। इससे लो हो तो फिर हाइपोटेंशन हो जाती है, वो अलग चीज है। हाइपरटेंशन को देखते हैं। प्री हाइपरटेंशन ये है कि अब इनमें खतरा है कि हो सकता है इनको हाइपरटेंशन हो जाए। तो वो होता है 120 से 140 के दरमियान और 80 से 90। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि कौन सा ब्लड प्रेशर ज्यादा खतरनाक होता है? ज्यादा हो जाए अगर सिस्टोलिक ज्यादा डेंजरस होता है ज्यादा होना, या डायस्टोलिक ज्यादा डेंजरस होता है? वेरी गुड, डायस्टोलिक ज्यादा डेंजरस होता है। ये हमेशा पूरी जिंदगी बात याद रखनी है। डायस्टोलिक अगर ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा डेंजरस है। सो ये है। और एक आखिर में आते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। इवन मैंने एक देखा हुआ है अपनी, इवन जो मेरी नानी अम्मा थी उनका मैंने ब्लड प्रेशर देखा हुआ है अप टू 230 तक देखा हुआ है, जो मैंने देखा हुआ है। और ये बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है, इसको कहते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी को फौरी ट्रीट करना पड़ता है, अदरवाइज इट कैन कोज आपके हार्ट अटैक करवा सकती है, ये ब्रेन स्ट्रोक करवा सकती है, कुछ भी करवा सकती है। ये बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर। तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और ना फॉलिज के पेशेंट्स में आप लोग देखना, अगर खुदा ना खास्ता किसी को फॉलिज है ना, उसका ब्लड प्रेशर देखना यूजुअली थोड़ा ज्यादा ही आपको मिलेगा। अब हम आ जाते हैं ड्रग्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स का आप लोगों को आइडिया है, आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो,
थोड़ा सा तो आइडिया सबको होना चाहिए। सबको आइडिया है डायूरेटिक्स क्या होती है, या चॉइस पे चैप्टर छोड़ दिया था? यस, आप सबको आइडिया होगा। डायूरेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो कि यूरिनेशन को ज्यादा करवाती है। कुछ लोगों के घर में जिनके किसी को ब्लड प्रेशर है, मैं घर की बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हर दूसरे घर में एक या दो लोगों को जरूर हाइपरटेंशन होता है, खासतौर पे अगर दादा दादी नाना नानी हो आप लोग के। डायूरेटिक्स आप लोग एक गोली सुनते होंगे जो पेशाब ज्यादा करवा देती है, डॉक्टर कहते होंगे, तो वो डायूरेटिक्स होती हैं। डायूरेटिक्स में ना दो तरह की डायूरेटिक्स यूज होती हैं जो कि आप लोगों के हाइपरटेंशन ट्रीट। वन इज लूप डायूरेटिक एंड द अदर इज थायराइड डायूरेटिक। डायूरेटिक पे एक पूरा चैप्टर है जो हमारा 4th डे पे होगा, कवर अभी होना है। लेकिन आज हमने दो तरह की बस पढ़नी है, लूप डायूरेटिक और थायराइड डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक्स कहाँ पे वर्क करती है? इट एक्ट ऑन द असेंडिंग थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग। थिक असेंडिंग पे ये वाला आप लोगों ने एक चैनल पढ़ा था जिसको आप लोग कहते थे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल, कहते थे ना ये चैनल। और थायराइड पे आप लोगों ने एक चैनल पढ़ा था सोडियम पोटेशियम डिस्टिल अर्ली डिस्टिल ट्यूब्यूल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा सोडियम क्लोराइड चैनल। सही हो गया। ये दो चैनल्स आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। अब मुझे बताएं थोड़ा सा वैसे आइडिया सोचें कि लूप डायूरेटिक ज्यादा पोटेंट होगी यानी ज्यादा यूरिनेशन करवाएगी या थायराइड? अपने थोड़े से फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग बता दें। यस, वेरी गुड, लूप डायूरेटिक करवाएगी। क्यों लूप डायूरेटिक करवा सकती है? देखें, ज्यादा अब्जॉर्प्शन इधर हो रही होती है, इधर ज्यादा होगी, इधर की अब्जॉर्प्शन कम होगी तो ऑब्वियसली ये ज्यादा सिक्रीशंस करवाएगी। सही हो गया। तो क्योंकि पहले आता है असेंडिंग लूप, देन आता है डिस्टल ट्यूब्यूल। अब ये किधर लूप डायरेक्टिक एक्ट करती है? अब अगर आप इसको गौर से देखें ना इसके एक्शन को, तो इधर से आपको इसकी सारे साइड इफेक्ट्स भी पता लगेंगे, इसके आप लोगों को यूजेस भी पता लगेंगे, और आप लोग मतलब आपको जहन में रहेगा इसने एक्ट करना है इस चैनल पे। इस चैनल पे एक्ट करेगी तो ये तीनों की सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसके साइड इफेक्ट्स में ये तीनों की सिक्रीशन ज्यादा लिख दे। सही हो गया। सोडियम की सिक्रीशन ज्यादा, हाइपोनेट्रीमिया। पोटाशियम की ज्यादा, हाइपोकैलीमिया। क्लोराइड की ज्यादा, क्लोराइड की जो होती है ना, अगर एक्सक्रीशन ज्यादा हो तो हमारे पास क्या होता है? एल्केलोसिस होता है। सही हो गया। अगर बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन ज्यादा हो तो हमारे पास क्या होगा? अगर बाइकार्बोनेट बॉडी से ज्यादा एक्सक्रीट हो तो क्या होगा? एल्केलोसिस की एसिडोसिस, तब एसिडोसिस होगा। तो याद रखें, अगर क्लोराइड की सिक्रीशन बॉडी से ज्यादा हो रही है या हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन बॉडी से ज्यादा हो रही है तो इट विल लीड टू एल्कलोसिस इन दोनों के केस में। सही हो गया। इन दोनों के केस में इट विल लीड टू एल्कलोसिस। आप लोगों ने याद रखना है। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट तो आ गया हाइपोनेट्रीमिया, एक आ गया हाइपोकैलीमिया, और एक क्लोराइड की वजह से आ गया एल्कलोसिस। फिर आप लोगों ने पढ़ा था लूप जो होते हैं उधर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करवाता है? पॉजिटिव चार्ज लूप में प्रेजेंट है जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। ये आप लोग पढ़ के आ चुके हो फिजियोलॉजी में। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो यानी ये हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया भी करवाएगा। यानी किस किस आयन की? इन पांचों आयन की डेफिशिएंसी होगी, डिक्रीज होंगे ये। तो आप लोगों के जो साइड इफेक्ट्स है ना वो आप लोगों को इधर से याद हो जाएंगे। कैल्शियम की सिक्रीशन हमें, ये सिक्रीट ज्यादा होंगे। कैल्शियम की सिक्रीशन हमें कब ज्यादा चाहिए? हेलो, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? नाउ यू पीपल कैन हियर मी और नॉट? अच्छा, अब आ रही है सबको? अब तो कोई डिस्ट्रप्शन नहीं, अब क्लियर है, चले सही हो गया। अब किस केस में हमें कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज्यादा चाहिए होगी? हम किस केस में जाएंगे कि कैल्शियम ज्यादा एक्सक्रीट हो? जब हमारे पास फॉर एग्जांपल हाइपर कैल्सी यूरिया हो रहा है, नहीं,
हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, हाइपर कैल्सीमिया सॉरी, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, हमारी बॉडी में कैल्शियम ज्यादा है, तो हम चाहेंगे कि कैल्शियम बॉडी से लॉस हो जाए। तो ये जनरल सी एक्स्ट्रा एग्जांपल है जो आप लोगों ने अगले चैप्टर में पढ़ लेनी है। बस याद रखें कि ये पोटेंट होते हैं एज कम्पेयर टू थायराइड डाययूरेटिक, और इसके साइड इफेक्ट्स ये आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में बड़े एक्सप्लेनेशन से बताए जाएंगे, क्योंकि ये उसका पूरा एक चैप्टर डाययूरेटिक्स पे ही है। इधर आप लोगों ने याद रखना है, बस इतना इंपॉर्टेंट था इधर का। सही हो गया। लूप डाययूरेटिक्स यूज किधर होते हैं? लूप डायरेटिक्स हमारे पास यूज किन कंडीशन में होते हैं, जो अभी याद करनी है वह हाइपरटेंशन और एडीमा में। एडीमा में क्या होता है, बॉडी फ्लूइड ज्यादा हुआ होता है, तो डायरेटिक क्या करेंगे, बॉडी का फ्लूइड को कम करेंगे। हार्ट फेलियर में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है, हार्ट फेलियर का पूरा चैप्टर है, उधर उसकी एक्सप्लेनेशन से होगा। तो आज हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन हमने याद रखना है। सही हो गया। हाइपरटेंशन आप लोगों ने याद रखना है, लूप डायरेटिक्स यूज होते हैं। बाकी लूप डायरेटिक्स के ये नेम है, इनकी प्रॉपर्टीज अगेन डायरेटिक्स के चैप्टर में डिस्कस होंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं थायराइड डायरेटिक। ये डिस्टिल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल पे सोडियम क्लोराइड चैनल है, इस पे एक्ट करते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीशन ज्यादा कर देते हैं, वाटर और सॉल्ट की। वाटर और सॉल्ट की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी तो हमें क्या अचीवमेंट हुई, डायरेटिक्स ने हमें क्या अचीव करने में हेल्प किया, डायरेटिक से हमने कौन सा थेराप्यूटिक गोल अचीव किया, क्या चीज कम कर दी बॉडी से? ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड वॉल्यूम हमने डायरेटिक्स के थ्रू कम कर दिया। तो यानी डायरेटिक्स हमें क्या किस तरह हेल्प कर रहे हैं, हमने ब्लड वॉल्यूम कम कर दिया, ब्लड वॉल्यूम कम किया तो ब्लड प्रेशर मेंटेन हो गया। सो दिस इज हाउ डायरेटिक हेल्प अस। इसका पूरा एक चैप्टर है और उसमें से एससीक्यू और एमसीक्यू आते हैं। ये हाइपरटेंशन में सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ, चैप्टर फिर हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो बाकी चीजें उस चैप्टर में होंगी। नेक्स्ट कम्स टू एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट एंड रेनिन इनहिबिटर। ये दूसरे हैं। एंजियोटेंसिन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंजियोटेंसिन का फंक्शन आप लोगों से मैं पूछ चुका हूँ। एंजियोटेंसिन के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो एंजियोटेंसिन सिस्टम है ना, आप लोग पढ़ के आए होंगे एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सही हो गया। ये एंजियोटेंसिन होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरोन एज वेल। इस बात से एग्री करते हो आप लोग? जो एंजियोटेंसिन होता है वो एल्डोस्टेरोन को भी इंक्रीज करता है। तो इस बात से सब एग्री करते हो कि एल्डोस्टेरोन को भी इंक्रीज करता है। तो एंजियोटेंसिन अगर एल्डोस्टेरोन को इंक्रीज करेगा, सो एल्डोस्टेरोन विल इंक्रीज द सॉल्ट एंड वाटर। ये दोनों चीजें ज्यादा करते हैं, और सॉल्ट एंड वाटर अगर बॉडी में ज्यादा होगा, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, हाइपरटेंशन। तो एंजियोटेंसिन को अगर हम ब्लॉक करते हैं, एंटागोनिस्ट यानी इसको ब्लॉक करते हैं, तो एंजियोटेंसिन का लेवल कम होगा। एंजियोटेंसिन के दो फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। एंजियोटेंसिन का एक फंक्शन है वेजोकंस्ट्रिक्शन, और एंजियोटेंसिन का दूसरा फंक्शन है एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करवा के सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों फंक्शन अगर हम ब्लॉक कर देते हैं तो हम वेजोकंस्ट्रिक्शन से भी यानी टीपीआर भी हमारे पास कम हो जाएगी, और बॉडी ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस, ये वाली मेडिसिन एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, अगर ये टीपीआर भी डिक्रीज कर रही है और ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रही है। यस, सो इट इज हेल्पफुल। तो ये हमारे पास एक अच्छी मेडिसिन होती है। अब ये हमने रीड करनी है, इसको हमें आना चाहिए। अब थोड़ा सा पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो फिजियोलॉजी इसके पीछे क्या हो रही होती है। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, योर सिंपैथेटिक एक्टिविटी विल इंक्रीज। एवरीवन विल एग्री विद इट कि जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, बैरो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करती है, एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर ऑन द हार्ट। तो बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर हार्ट पे जब एक्टिवेट हो गए, सो द कार्डिक आउटपुट विल इंक्रीज। And the second thing is it will increase the action of alpha 1 adrenoreceptor on the smooth muscle, और peripheral resistance increase होती है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवा रहा है, वेजोकंस्ट्रिक्शन भी करवा रहा है और कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज करवा रहा है। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। जब कम होता है ब्लड प्रेशर तो ये दो मैकेनिज्म एक्टिव होते हैं थ्रू सिंपैथेटिक। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो जो रीनल है, जो आपकी किडनीज है, उधर ब्लड सप्लाई कम जाएगी। उधर जब ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो क्या होगा, रेनिन प्रोड्यूस होगा। रेनिन एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस करवाएगा, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करवाएगा, एंड देयर विल बी द सोडियम एंड द वाटर रिटेंशन।
और जब सोडियम वाटर रिटेंशन होगी तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज जब होता है ब्लड प्रेशर तो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म इतने अच्छी तरह एक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज करवाते हैं, वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस यानी टीपीआर इंक्रीज करवाते हैं, और वो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज करवाते हैं। तो ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो बॉडी इस तरह इसको इंक्रीज करती है। तो ये आपको जनरल मैकेनिज्म पता होना चाहिए। इसमें कोई डिसरप्शन हो गया, ये प्रॉपर नहीं हो रहा, तो फिर हमें डिफरेंट मसाइल आएंगे। तो ये सिस्टम समझ आ गया ना, ये आप लोग का एफएससी नहीं, आप लोग की फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का है। तो ये आप लोग को क्लियर है, क्योंकि ये आपको क्लियर होगा तो आपको ड्रग का अच्छी तरह से फंक्शन समझ आते जाएंगे। आपको नेम से ही सब कुछ समझ आ गया, बस आपको नाम याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया था अगर आपको रिसेप्टर की फंक्शनिंग आती है ना, आपको सिर्फ ड्रग के नाम याद करने हैं, साइड इफेक्ट्स भी आप खुद बना सकते हो, क्लिनिकल फंक्शन भी आपको खुद पता लग सकता है। अब गौर से देखें, ये आप लोगों ने पूरा पाथवे पढ़ा होता है। एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिन 1, ये सबने पढ़ा हुआ है। इसको जो इनहिबिट करते हैं ना, ये होते हैं एलिसेक्टिन, और ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर रहे हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा ना यूज नहीं होते। इसकी डिफरेंट एनिमल्स पे रिसर्चेस चल रही है, तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको साइड पर करें, इसको इतना ज्यादा ध्यान ना दें। जो मेन आने हैं ना वो ये है, सबको मेरी आवाज डिस्टॉर्टेड अभी है कि नहीं, क्योंकि समन इज सेइंग कि डिस्टॉर्टेड है। सबको क्लियर है? ओके, सबको क्लियर है। अच्छा, एंजियोटेंसिन 1 जो है, एंजियोटेंसिन 1 ने एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होना है। यहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस कहते हैं इसको। अगर हम एस को इनहिबिट कर देंगे, एस इनहिबिट कर देंगे, तो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस होगा? ये बताएं आप लोग। अगर हम एस को इनहिबिट करते हैं तो एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस होगा? नो। यानी एस इनहिबिटर कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। यानी हमारे पास जो ब्लड प्रेशर में ड्रग्स आएंगी वो एस इनहिबिटर एक होगी। सही हो गया। अब सेकंड ड्रग कौन सी आ सकती है? सेकंड ड्रग आ जाती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर की ब्लॉकिंग कर देते हैं। अब मुझे बताएं कि अगर हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे तो एंजियोटेंसिन 2 तो बन रहा है, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता? नो। तो हम दो तरह की ड्रग्स दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो इस स्टेप को रोकेगी, और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो इसको रिसेप्टर पे लगने से रोकेगा। तो ये दोनों तरह की ड्रग्स विल हेल्प अस टू स्टॉप द फंक्शनिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 की दो फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर सकते हैं। इस बात से तो आई होप सब एग्री हो गए होंगे। चले, अब ना इन दोनों ड्रग्स में फर्क क्या आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साइड इफेक्ट में एक बहुत बड़ा फर्क आना है, वो मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। ये देखें, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस स्टेप पे वर्क कर रहा है, सही है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 पे कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये इस स्टेप पे भी वर्क कर रहा है। आपकी बॉडी में होता है ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन ना एलर्जिक वगैरह में आप लोग पढ़ोगे, उधर ना प्रोड्यूस होता है। जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है ना, ये इसको इनएक्टिवेट करता है, सही है। अगर हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो ब्रेडिकाइनिन लेवल इंक्रीज कर जाएगा, ये इनएक्टिवेट नहीं होगा। और अगर ब्रेडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज कर जाए तो क्या हो सकता है, एलर्जिक टाइप कफ, एंजियोडीमा, ये चीजें हो सकती हैं। इसका साइड इफेक्ट में वेसोडाइलेशन नहीं है। ब्रेडिकाइनिन अगर ज्यादा होता है ना तो इसकी है कफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है एस इनहिबिटर का, विच इज डिफरेंट फ्रॉम आर्ब्स। आर्ब्स किसको कहते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इनको आर्ब्स कहते हैं। और जो ये वाले हैं ना, इनको एस कहते हैं, एस इनहिबिटर। ड्राई कफ बहुत इंपॉर्टेंट इसका साइड इफेक्ट है, ये बात याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस इनहिबिटर एंड आर्ब्स साइड इफेक्ट के लिहाज से, आपने आंखें बंद करके कहना ड्राई कफ। ये प्रूफ का वाइवा क्वेश्चन, एमसीक्यूज क्वेश्चन, हर जगह पे ये क्वेश्चन आता है। ये एससीक्यू, एमसीक्यूज, वाइवा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन इनएक्टिवेट नहीं होगा। लेकिन मुझे बताएं, अगर आर्ब हम देते हैं यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं,
तो फिर हमें इधर ये वाले स्टेप में कोई मसला आएगा? अगर हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉक कर देते हैं तो हमें ब्रेडिकाइनिन की इनएक्टिवेशन में कोई मसला आएगा? नो। तब ब्रेडिकाइनिन ऑब्वियसली इनएक्टिवेट होगा, क्योंकि ये स्टेप पहले आ रहा था। अगर ये स्टेप सही से हो गया, एंजियोटेंसिन 2 बन गया, यानी ब्रेडिकाइनिन भी इनएक्टिवेट हो रहा है। अगला स्टेप आर्ब्स रोकता है, तो आर्ब्स का साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो यानी जो हमारे पास एस इनहिबिटर होते हैं, ये ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिवेट होने से रोकते हैं, और इसका एक साइड इफेक्ट आता है जो होता है ड्राई कफ, जो कि एमसीक्यूज है, एससीक्यू है, सब कुछ है। ये आप लोगों ने याद रखना है। दिस इज द मेन डिफरेंस। अब इधर मेडिसिन ने एक्ट करना है। ये है एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर के नाम पे प्रिल आता है, प्रिल 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 प्रिल। ये आप लोगों ने 2-3 अभी याद कर लें, बाद में प्रोफ तक ना 4 तक आनी चाहिए। कोई भी ड्रग्स है ना बहुत ज्यादा है तो 4 तक मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है? अभी 2-2 कर लें, ना होने से कुछ ना कुछ करना बेहतर होता है। मेमोनिक्स बनाया करें, इंटरनेट से मेमोनिक्स मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने ये प्रिल से याद रखना है, सही हो गया। एस इनहिबिटर में एंड पे आना है प्रिल, ये अच्छे से याद कर लें, ये आप लोगों को ड्रग चॉइस करने में हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं ये एस इनहिबिटर है, ये आर्ब्स है, और ये रेनिन इनहिबिटर है, जो हमने कहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सही हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सही हो गया। अब आ जाते हैं एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर में प्रिल आना था, कैप्टोप्रिल। इट इज अ एस इनहिबिटर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एस इनहिबिटर? ये एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन रोकेगा। आप लोगों को बता चुका हूं कि ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने से रोक देगा। नेक्स्ट है रिजल्ट इन द प्रिवेंशन ऑफ AT1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन, यानी एंजियोटेंसिन का जो रिसेप्टर है अब वो स्टिमुलेट नहीं होगा, एंजियोटेंसिन नहीं जब बनेगा। एल्डोस्टेरोन डिक्रीज करेगा और वेजोडाइलेशन करेगा। ये आप लोगों को उसका फंक्शन पता है। आपको पता है कि एंजियोटेंसिन 2 जो खुद है वो उसका फंक्शन क्या था? वेजो कंस्ट्रिक्शन। और उसका फंक्शन दूसरा क्या था? एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन इंक्रीज। अगर वो इनहिबिट हो जाएगा, उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। और एस इनहिबिटर प्रिवेंट ब्रेडिकाइनिन डिग्रेडेशन। अब मुझे बताएं कि ये वाले चारों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया एस इनहिबिटर के? एस इनहिबिटर के ये चारों पॉइंट्स क्लियर है? तो ये 4 काम है एस इनहिबिटर के। आर्ब्स हैं, आर्ब्स ने क्या करवाना है? रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। अच्छा, आर्ब्स में आता है सार्टन्स, आर्ब्स के एंड पे आता है सार्टन्स। सही हो गया, लोसार्टन। जिन ड्रग्स के एंड पे सार्टन आता है ना, वो आर्ब्स हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। जो रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा जहां पे एंजियोटेंसिन ने काम करना था, ये आर्ब्स होते हैं। इनका सेम रिजल्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट वो रिजल्ट है। बस इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या बात होगी? क्या डिफरेंस था इससे? ये डिफरेंस है, आर्ब डू नॉट इंटरफेयर विद द ब्रेडिकाइनिन डिग्रेडेशन। बस ये पॉइंट याद रखना है। एक आप याद कर लें, एस इनहिबिटर, आर्ब सब कुछ सेम है, एग्जैक्टली सेम है। ड्रग्स के नाम बस डिफरेंट है और ये वाली चीज डिफरेंट है। साइड इफेक्ट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बस ड्राई कफ साइड इफेक्ट डिफरेंट है। सही हो गया। और जो एली सेक्यूरिन है, ये आप लोगों के बिल्कुल स्टार्ट में रेनिन इनहिबिटर, जो एंजियोटेंसिनोजन होता है, ये देख सकते हैं। ये वाला स्टेप जो है सबसे पहला स्टेप है, ये इधर इनहिबिट करेगा। अब मुझे बताएं इसकी वजह से ड्राई कफ होगी कि नहीं होगी? ये वाला यहाँ पे अगर हम ये स्टेप को इनहिबिट करते हैं, ये ड्राई कफ होगी कि नहीं होगी? नो नो नो, इन्हें हाँ, ड्राई कफ नहीं होगी। देखिए ना, हमने इस स्टेप को इनहिबिट किया है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम तो अपना काम कर रहा है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इस बात से कोई गर्ज नहीं है उसके पास एंजियोटेंसिन 1 आता है कि नहीं, वो ब्रेडिकाइनिन पे तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर ही जाएगा। सही हो गया ना? उसको इस बात कौन सा, जब एंजियोटेंसिन 1 ने आना है तब उसने ब्रेडिकाइनिन को करना है। ब्रेडिकाइनिन को तो वो उसने करते जाना, वो तो उसका अलग काम है। सही हो गया ना? ये दोनों लेदर। तो ये बात याद रखनी है कि अगर हम एलिसेक्रिन भी यूज करेंगे तब भी हमें ड्राई कफ नहीं होगी। तो ये पॉइंट याद रखना है, ड्राई कफ सिर्फ एस इनहिबिटर ने करनी है। तो ये लिख लें, ये एमसीक्यूज वाइवा प्रूफ हर चीज है, तो याद रखें। अब यूजेस क्या होते हैं? सबसे पहला यूज हमने जो आज चैप्टर पढ़े हैं, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। सही हो गया, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में अच्छी ड्रग है, इट इज अ गुड ड्रग, ये याद रखना है।
समटाइम्स फर्स्ट चॉइस में भी ये रहते हैं। बताएं कि अगर आपके पास पेशेंट आया है, उसको आप वो एलर्जिक होता था पहले, आप फैमिली डॉक्टर हो उसका, आप उसको कौन सी ड्रग दोगे? एस, अगर वो कहे कि एसी लेनी है या आर्ब लेनी है, तो आप एसी इनहिबिटर दोगे कि आर्ब दोगे उसको? आप उसको आर्ब दे दो, उसको ड्राई कफ नहीं होगी। अगर कोई पेशेंट को एसी इनहिबिटर देते हो, वो ड्राई कफ के साथ प्रेजेंट करता है, तो क्या करना है? आर्ब में कन्वर्ट कर देना, उसको आर्ब दे देना, काम तो उस जैसे ही है ना। तो इस तरह होता है। एक ना पहले मैं करवाने से पहले एक ये चीज आपको बता दूं, ए बी सी डी से ना याद रखें। ए से क्या होता है? ए सार्ब्स, ये आप लोग को याद रहेंगे हमेशा। बी से क्या होता है? बीटा ब्लॉकर्स। सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और डी से डायोरेटिक्स। सो ये डायोरेटिक्स, ये याद करें। इस तरह से हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली देखी जाती है। ये चार में डिवाइड किया जाता है मेनली, फिर वन बाय वन ड्रग ऐड की जाती है। सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहले आर्ट भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने एस इनहिबिटर दे दिया है, एस इनहिबिटर भी सही है, कोई सब में जरूरी नहीं है वो ड्राई कफ बहुत करेगा, वो कुछ में ज्यादा करता है, तो आप पहले आर्ट भी दे सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं है। चले, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में क्या हेल्प करता है? अब ना कोई भी आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, कोई भी आता है ना पेशेंट, आपने सबसे पहले हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट करनी है, उसकी डाइट प्लान और ये चीजें सही करके। न्यूट्रिशनिस्ट का वो एक तरह से काम है कि डाइट प्लान उसको सही दे। वो अगर कोको कोला बहुत ज्यादा पीता है, वो जंक फूड बहुत ज्यादा खाता है, उससे कहेंगे कि ये कम करो, बी फॉर बीटा ब्लॉकर, अच्छा ये चीजें कम करो। फिर आप वन बाय वन ड्रग ऐड करेंगे, एक ड्रग करेंगे। अगर एक ड्रग से सही हो गया, चलो सही है, अब सही हो गया। अगर एक ड्रग से सही नहीं होता तो दूसरी ड्रग ऐड करेंगे, फिर सही नहीं होता फिर तीसरी ड्रग ऐड करेंगे, अगर फिर सही नहीं होता फिर चौथी ड्रग ऐड करेंगे। इस तरह ड्रग की एडिशन की जाती है अगर पेशेंट का हाइपरटेंशन मैनेज नहीं होती। तो माइल्ड, ये आपके पास होती है माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये लिख लें। प्रूफ का इस साल का भी एससीक्यू है। पूछा जाता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, उसमें कौन सी मेडिसिन बेहतर होती है? यानी जिनके डायबिटीज होते हैं ना, आप लोग सुनोगे जिनको डायबिटीज है, वो किडनी फेलियर की वजह से उनकी वफात होगी। ये सुना हुआ किसी ने कि जिनको डायबिटीज होते हैं उनके गुर्दों पे बहुत ज्यादा असर होता है? ये आप लोगों ने बात सुनी हुई है, ये आप लोगों ने सुनी होगी क्योंकि बड़ी कॉमन है एडिनल डिजीज। तो ये जो एस और आर्ब होते हैं ना, एस इनहिबिटर आर्ब, सिर्फ ये ड्रग है। अगर कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जिसको डायबिटीज डायबिटीज भी है और उसको साथ वो भी है, यानी रीनल फंक्शन खराब होने का चांस है और उसका हाइपरटेंशन है, यू विल प्रेफर दिस ड्रग बिकॉज ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी को रोकती है। ये प्रूफ का एससीक्यू है, उसकी रीजन पूछते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं। एक तो ये दी जाती है कि एंजियोटेंसिन 2 जो होता है, एंजियोटेंसिन 2 इफ्रेंट पे एक्ट कर रहा होता है। आप लोग इससे बात से एग्री करते हैं? एंजियोटेंसिन 2 जो नॉर्मली होता है इफ्रेंट पे एक्ट करता है, इफ्रेंट पे एक्ट करके क्या करवाता है? वेजोकंस्ट्रिक्शन। तो हम क्या करेंगे? एंजियोटेंसिन एस या आर देंगे, उससे एंजियोटेंसिन ब्लॉक होगा तो क्या होगा? इफ्रेंट की वेजोडाइलेशन होगी। वेजोडाइलेशन से क्या होगा? जो किडनी होगी उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिलेगी। इस बात से एग्री करते हैं कि किडनी को ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी, तो इससे हम उसको बचा सकते हैं, उसकी किडनी को अफेक्ट नहीं होने देंगे। सही है ना? जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है ना, उसमें एंजियोटेंसिन 2 इनहिबिटर, आर्ब या एस इनहिबिटर इसलिए फायदा देते हैं, एक तो ये फैक्ट होता है। कुछ रिसर्चेस कहते हैं, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंग कहा जाता है जो ब्रेडिकाइनिन है ना, ये जो डिफरेंट ब्रेडिकाइनिन एसेक्ट्रा होते हैं, इनका भी कुछ उस पर इफेक्ट होता है, लेकिन वो ज्यादा प्रेफरेबल आंसर नहीं माना जाता, लेकिन फर्स्ट चॉइस पे ये आंसर माना जाता है। आप लोगों ने ये याद रखना है कि किडनी की ब्लड सप्लाई मेंटेन की जाती है बाय एस एंड आर्ब्स। बस याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। वो पूछते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट विद द डायबिटिक नेफ्रोपैथी and his blood pressure is 150 by 90, what will be the drug of choice? You will go for ACE inhibitor या ARBs। अब ये याद रखना। और क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी यूज होते हैं। हार्ट फेलियर का पूरा चैप्टर अभी हमने पढ़ना है परसों,
तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता दी। ड्राई कफ एस इनहिबिटर की है, साइड इफेक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लें। और इसके साइड इफेक्ट SCQS टोटल, दिस इज SCQ, आपको इसके साइड इफेक्ट्स आने चाहिए। हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया की कोई रीजन बताएं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है FSC, मैं बार बार FSC कह देता हूँ, फर्स्ट ईयर MBBS में पढ़ा हुआ है। क्यों हाइपरकैलीमिया हुआ है? एस इनहिबिटर की वजह से क्यों एल्डोस्टेरोन? क्या आपने अभी एंडो में पढ़ा, याद है मुझे? यस, एल्डोस्टेरोन नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है? पोटाशियम की एक्सक्रीशन ज्यादा करवाता है, सही है ना? जो एल्डोस्टेरोन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? एल्डोस्टेरोन का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? पोटाशियम की एक्सक्रीशन ज्यादा करवाता है, सही हो गया। हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन भी आपको पता है ज्यादा करवाता है, और सोडियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो पोटाशियम की एक्सक्रीशन अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा करवाता है, एस इनहिबिटर या आर्ब होगा, तो एल्डोस्टेरोन का लेवल कम होगा। इस बात से एग्री करते हैं कि अगर एस इनहिबिटर या आर्ब दे देंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है? हाइपरकैलीमिया आ जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, ये याद रखना। फिर एक्यूट रीनल फेलियर या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के केस में नहीं देते। अब ये कैसे पता लगेगा एस आर्ब नहीं देना? सबसे पहली बात, जो जवान लोग होते हैं, लाइक आप लोग हैं, आप में फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता हाइपरटेंशन होती है, तो डॉक्टर सेकेंडरी कॉज ढूंढेगा। आप लोगों ने पढ़ा हुआ जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है वो मेन कॉज होती है, लेकिन वो एज जब ज्यादा होती है ना तब वो प्रोमिनेंट होती है। लेकिन इस उम्र के बच्चों में या 30 के आसपास में अगर किसी में हो, तो क्या वो देखता है? वो देखते हैं कि किसी और वजह से तो हाइपरटेंशन नहीं हो रही, सही है ना? एसेंशियल हाइपरटेंशन तो इडियोपैथिक है, उसकी तो कॉज ही नहीं पता। तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होना तब भी हाइपरटेंशन होती है। इसका आपको किसी को मैकेनिज्म याद है? फर्स्ट ईयर MBBS में ये भी पढ़ के आए। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का मैकेनिज्म किसी को याद हो? कोई इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना चाहे वो मुझे एक्सप्लेन करे। कोई एक्सप्लेन करना चाहता है इसका मैकेनिज्म? कोई भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता? हैंड रेस करें, चलिए माहम आप बताएं। सर अच्छा, हाँ सर, रेनिन वो जो जब रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस होगी उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो फिर रेनिन प्रोड्यूस करती है, वो फिर सारा रेनिन एंजियोटेंसिन वाला मैकेनिज्म। सही हो गया, ऐसे ही होगा। लेकिन इसको हम एस इनहिबिटर क्यों नहीं देंगे? एस इनहिबिटर इसको क्यों नहीं देंगे, या आर्ब्स क्यों नहीं देंगे इसको? हसनात, चलिए आप बताएं। सर देखिए ना, अब हमारे पास ऐसे कि एंजियोटेंसिन जो है वो इफरेंट आर्ट्रियोल की कंस्ट्रक्शन करवाता है, लेकिन जब मैं उसको जो दे दूंगा, एस इनहिबिटर दे दूंगा, तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, वो डायलेशन की तरफ चले जाएगी। जब डायलेशन की तरफ चले जाएगी तो हमारा GFR इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टेनोसिस के केस में तो हमें GFR इफेक्ट से कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक क्या रीजन होगी? किसी और को कोई रीजन बताओ। चलिए, इसकी आप लोगों ने रीजन खुद ढूंढ के मुझे बतानी है। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, इसकी रीजन आप लोगों ने बतानी है क्यों एस इनहिबिटर हम नहीं देंगे। ये अब आप लोगों का काम है, ये आप लोग करके बताओगे कल। कोई कोई भी किसी से भी मैं कल पूछ सकता हूँ, तो ये याद रख लें, लिख लें। Why ACE inhibitor is contraindicated in the patient with the renal artery stenosis? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FSC में, FSC फर्स्ट ईयर MBBS कह दिया, फर्स्ट ईयर MBBS में ये आप लोगों का प्रोफ में पूछा जाता था। और एंजियोएडिमा सबसे इंपॉर्टेंट, एक और बात इसकी याद रखनी है, ये प्रेगनेंसी में यूज नहीं होती। प्रेगनेंसी में ये नहीं यूज होती बिकॉज ये टेरेटोजेनिक है, ये बेबी पे इफेक्ट करती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना, इट इज टेरेटोजेनिक, इट इज नॉट यूज इन प्रेगनेंसी। सही हो गया। अब ये याद रखनी है, ये तीन बातें ड्राई कफ वाली याद रखनी है,
प्रेगनेंसी में यूज नहीं होती। ये रीनल स्टेनोसिस वाली तो बहुत अच्छे से याद करनी है, और इसका रीजन मुझे कल बताना है, क्योंकि इसका रीजन प्रॉफ में पूछा जाता है कि क्यों नहीं देंगे, ये पूछते हैं, और जो ये सुना दे उसको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम हमने मेन क्लासेस पढ़ ली हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द वेजोडाइलेटर्स। वेजोडाइलेटर्स की तरफ जा रहे हैं। वेजोडाइलेटर्स में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कैल्शियम चैनल अगर ब्लॉक होंगे, कैल्शियम क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन। अगर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन होगी तो क्या होगा एज अ रिजल्ट? रिजल्ट क्या होगा अगर रिलैक्सेशन होगी? हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। याद रखें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज वन ऑफ द वेजोडाइलेटर, और वेजोडाइलेटर विल डिक्रीज द टीपीआर, और जब टीपीआर हमारे पास डिक्रीज होता है तो एज अ रिजल्ट हम अचीव कर सकते हैं। सही हो गया। चले, अब आप लोग बार बार पूछ रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन, आप लोग चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूं या आप लोग खुद ही ढूंढेंगे? अगर चाहते हैं मैं चले कर देता हूँ एक्सप्लेन, ताकि यहाँ पे खत्म हो जाए। ये रीनल स्टेनोसिस के रीजन। चलें, अब गौर से सुनिएगा। ये किडनी है, किडनी के अंदर यहाँ पे स्टेनोसिस हुआ है। सही हो गया। जब स्टेनोसिस होगा तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लड प्रेशर, किडनी को क्या फील होगा कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ होगा। सही है। अब जब किडनी को फील होगा कि ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है, अब एस इनहिबिटर देंगे। एस इनहिबिटर क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर कम करते हैं। सही हो गया। ब्लड प्रेशर एस इनहिबिटर ने क्या कर दिया? कम कर दिया। जबकि किडनी को तो स्टेनोसिस की वजह से प्रॉपर सप्लाई मिल ही नहीं रही। स्टेनोसिस हुआ हुआ है, उसका तो रास्ता पहले ही बंद हुआ हुआ है, प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही। अब आपको तो हाइपरटेंशन होगी ना, आपको हाइपरटेंशन है, डॉक्टर ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन की नहीं। फॉर एग्जांपल, ये 20 साल का लड़का था, आप में से कोई खुदा ना खास्ता जाता है, हाइपरटेंशन है, उसकी रीनल में स्टेनोसिस हुआ हुआ है। ब्लड प्रेशर ज्यादा फील इसलिए हो रहा है क्योंकि किडनी को जब प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही, तो किडनी क्या कर रही है? तो किडनी को जब प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही, वो रेनिन प्रोड्यूस करवा रही है, ज्यादा प्रोड्यूस करवा के हाइपरटेंशन करवा रही है, ताकि किडनी में ब्लड सप्लाई आए। अब जब आपने ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर दिया बाय गिविंग एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एस इनहिबिटर, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। किडनी को पहले ही सप्लाई नहीं सही जा रही थी ड्यू टू स्टेनोसिस, अब और कम सप्लाई हो जाएगी। तो व्हाट विल हैपन? रीनल शटडाउन। ब्लड प्रेशर कम किया, किडनी पहले ही इफेक्टेड इस वजह से थी क्योंकि स्टेनोसिस की वजह से उसको ब्लड नहीं जा रहा था। ब्लड प्रेशर कम हुआ, कार्डिक आउटपुट कम हुई, किडनी को और कम ब्लड गया, पहले ही कम जा रहा था और कम गया, रीनल शटडाउन, रीनल फेलियर, डेथ। सही हो गया। एक्यूट रीनल फेलियर, ये आप लोग पढ़ के आए हुए हो, ये इसका मैकेनिज्म होता है। अब इसको किसी ने भूलना नहीं है। अब ये मैं कल किसी से पूछूंगा, अब मैंने बता दिया, कल आप लोगों में से पूछूंगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दो टाइप्स के होते हैं, ये समझ आ गई है ना सबको, कि किडनी की ब्लड सप्लाई पहले ही कम हुई होती है ड्यू टू स्टेनोसिस। ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन में ए साल्ट देंगे तो वो और ब्लड सप्लाई किडनी की कम करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डाइहाइड्रोपीन्स और नॉन डाइहाइड्रोपीन्स होते हैं। जो मेनली हम पढ़ते हैं ना, ये वाले डाइहाइड्रोपीन्स, इसकी एक बात याद रखनी है, इनका कार्डिक इफेक्ट नहीं होता, यानी ये हार्ट पे इफेक्ट नहीं करते। ये मेनली जो इफेक्ट करते हैं ना, मेनली ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट करते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट बात इसकी याद रखें। तो जो ये वाली ड्रग्स होती हैं, दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एज इट विल कॉज द वेसोडाइलेशन ऑफ द वेसल्स। व्हेयरएज नॉन डाइहाइड्रोपीन्स, जिसमें आ जाता है डिल्टायाज़िन एंड वेरापामिन, ये जो होता है ना, ये हार्ट पे इफेक्ट करती है। ये हम एरिथमिया वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एरिथमिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और वो ग्रैंड लेक्चर होगा, क्योंकि वो उसमें आप लोग को फिजियोलॉजी भी पढ़ाऊंगा थोड़ी सी, क्योंकि वो आप लोग को याद नहीं होगी बिल्कुल भी। तो हमें आज जो मेन होता है ना, मेनली कंसर्न जो होती है वो डाइहाइड्रोपीन्स होती है हाइपरटेंशन के केस। तो हाइपरटेंशन के केस में इसकी जो हार्ट पे इफेक्ट नहीं होते, जो नॉन डाइहाइड्रोपीन है ना, इसके हार्ट पे इफेक्ट्स होते हैं। ये हार्ट का जो रेट है वो स्लो करती है, एक तरह से जो बीटा ब्लॉकर के एक्शन होते हैं ना, उस तरह का थोड़ा थोड़ा, अगर थोड़ा सा मैं एक दूसरे से रिलेट करूं।
एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये किस पे एक्ट करती है? ब्लॉक एल टाइप कैल्शियम चैनल, एंड एल टाइप कैल्शियम चैनल इज प्रेजेंट इन योर, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स में, क्योंकि कैल्शियम चैनल तो आपके मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सही हो गया? हाँ जी, कोई भी ड्रग देंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा, तो जो हाइपरटेंशन का पेशेंट होता है तो हमने उसको क्या करना होता है? ये साहब बिल्कुल भी नहीं देना होता है ना, क्योंकि वो सारा किडनी का उस पर डिपेंड कर रहा होता है। जो बाकी होते हैं डायूरेटिक्स आप लोग देंगे, वो किडनी में ब्लड सप्लाई तो ज्यादा ही करते हैं ना, पहले उसमें से फिल्टर होता है। और उसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो किडनी की ब्लड सप्लाई, जो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जो होता है ना, ऐसा पेशेंट आता है उसको सबसे पहले तो देखा जाता है उसको मसला क्या है। किस तरह डिटेक्ट हो सकता है? अल्ट्रासाउंड से, अल्ट्रासाउंड वगैरह से, या डॉक्टर्स जो बड़े अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से भी पता लगा लेते हैं, क्योंकि जब स्टेनोसिस होती है ना तो टर्बुलेंट होता है, वहां पे टर्बुलेंस हो रही होती है, वहां पे आवाज आती है स्टेथोस्कोप में, उनको पता लग जाता है। तो पहले उसका ट्रीटमेंट किसी तरह करना होता है, उसको ट्रीट कर दो। आपको उसको हाइपरटेंशन की दवाई देनी ही क्यों है? अगर उसको हम ट्रीट कर दें उसकी स्टेनोसिस को, तो हमें उसको मेडिसिन देने की जरूरत है कि नहीं? आप लोगों ने पढ़ा नहीं था, 1 किडनी गॉलब्लैडर हाइपरटेंशन, 2 किडनी गॉलब्लैडर हाइपरटेंशन, वो इसी बेसिस पे हो रही थी। तो याद रखें, अगर इस तरह का केस हो तो हम इसकी कोज खत्म करते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमेशा कोज ट्रीट की जाती है, हाइपरटेंशन ही ट्रीट की जाती है। कोज ट्रीट करते हैं, कोज को ट्रीट करेंगे, हाइपरटेंशन ऑटोमेटिकली सही होगी। जो एसेंशियल है वो इडियोपैथिक है, उसके लिए हमें उसको हाइपरटेंशन को ट्रीट करना पड़ता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? कि अगर कोई हमारे पास पेशेंट आता है रीनल स्टेनोसिस के साथ, तो हम उसकी कोज ट्रीट करेंगे इंस्टेड के हम उसकी हाइपरटेंशन ट्रीट करें। चले, एल टाइप कैल्शियम चैनल ना, इसके अलावा कैल्शियम चैनल आपके बहुत जगहों पे होते हैं, लेकिन वो एल टाइप नहीं होते। कोई डी होता है, कोई एम होता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उस पर नहीं ये ड्रग्स एक्ट करती है। कैल्शियम चैनल आपके मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, तो सही है ना? ये फिर ब्लड वेसल्स पे करती है। हार्ट पे और ब्लड वेसल्स पे एल टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं। इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम करेगी, व्हेन इट विल डिक्रीज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम इट विल कॉज रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन करेगी जो टीपीआर डिक्रीज होगी। देखें, जो मैंने बताया था विरेपामिल और डिटायजाम है, ये हार्ट पे एक्ट कर सकती है, तो ये देखें ये हार्ट पे में भी। और जो डिपीन्स है, जो डिपीन्स है ये किधर एक्ट करती है? ये एक्ट करती है ब्लड वेसल्स पे। सही हो गया, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कौन सी बुक से करना है, तो ये इस पे आप लोग मिनी कैल्शियम भी यूज करना और साथ कैप्लान भी यूज करना। कैप्लान में काफी अच्छी चीज है, कैप्लान में काफी सीधी करके चीजें बताई हैं कि ये चीजें हैं, और ये सारी एमसीक्यूज आई हैं, प्रॉफ में एमसीक्यूज आते हैं इनमें से। मैं आप लोग को बताई जा रहा हूँ जो जो प्रॉफ में एमसीक्यूज आता है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना, हाइपरटेंशन में यूज होता है, जो आज पढ़ रहे हैं। ये दोनों लेक्चर अलग है, वो हम अलग अलग पढ़ेंगे, वरना अंजाइना और एंटी रिदमिक में भी यूज होता है। क्यों यूज होता है वो उस चैप्टर में डिस्कस होगा। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो डिपीन्स है, वो वेजोडायलेशन करवाएगी। तो वेजोडायलेशन में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है कि नहीं? वेजोडायलेशन में रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होता है कि नहीं? यस, तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा। अब प्रोफ का एमसीक्यूज लिख लें। जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, ये साइड इफेक्ट है डिपीन्स का, जो आप लोगों ने ये पढ़ी है ना पीछे, लेट मी, ये वाली नॉन, ये डाइहाइड्रोपिन्स, ये वाली, इनका एक साइड इफेक्ट है जिंजीवल हाइपरप्लेजिया। जो मसूड़े जिसको आपको कहते हो, वो बड़े हो जाते हैं, ये इसका साइड इफेक्ट्स है। इसकी कोई ये रिसर्च बेस्ड है, ये लिख लो, ये प्रोफ का एमसीक्यू है। और जो कॉन्स्टिपेशन है ना, वो विरेपामिल का साइड इफेक्ट है, ये भी प्रोफ का एमसीक्यू है। सही हो गया। और जो विरेपामिल है ना, ये आप लोगों ने जनरल एनाटॉमी में पढ़ा होगा, जनरल एनाटॉमी नहीं, जनरल फार्मा में पढ़ा होगा, पी ग्लाइकोप्रोटीन जो इंटेस्टाइन में होती है, ये इसको इनहिबिट करती है। ये प्रोफ का वाइवा क्वेश्चन है। हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफ में से बहुत कुछ पूछा जाता है। और जो इसमें ड्रग्स है ना, ये एंजाइना, हार्ट फेलियर और एरिथमिया के चैप्टर्स में भी रिपीट होनी है, उधर भी यूज होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये दोनों लिख लें, ये दोनों प्रॉफ के एमसीक्यूज और वाई वाई।
नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर। डायरेक्ट एक्टिंग कौन से हो सकते हैं? जो कि कोई ऐसा लोकल मेटाबोलाइट आप लोगों को पता है जो वेजोडाइलेशन करवाता है, वेरी इंपॉर्टेंट? कोई ऐसा वेजोडाइलेटर आप लोगों को पता हो कि जो वेजोडाइलेशन करवाता है? कोई भी? हाँ, नो, नो इज द आंसर एज वेल। NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। आप लोगों को, जिसको नहीं भी पता था उसको भी अब पता है कि नो ही इसका आंसर है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ पोटेंट वेजोडाइलेटर। ये डायरेक्ट एक्टिंग है। पूछा जाता है व्हाट, टेल मी द नेम्स ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर। उसमें दो नाम होंगे बड़े, हाइड्रेलाजीन एंड नाइट्रोप्यूसाइड। हाइड्रेलाजीन एंड नाइट्रोप्यूसाइड, ये दो है डायरेक्ट एक्टिंग। इनके एक्शन में ना थोड़ा सा फर्क है, अब गौर से सुनना है इसका एक्शन। जो हाइड्रेलाजीन है ना, ये क्या करती है, एंडोथीलियम जो होती है ना, ब्लड वेसल्स है, इसकी जो एंडोथीलियम है इस पे जाके एक्ट करती है और एंडोथीलियम में से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाती है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करवाती है वो वेजोडाइलेशन करवाती है। यानी हाइड्रेलाजीन एंडोथीलियम पे एक्ट करेगी और वेजोडाइलेशन करवाएगी बाय रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम द एंडोथीलियम। सही हो गया? ये पॉइंट आपको समझ आया? नहीं नहीं, नाइट्रोग्लिसरीन वो डिफरेंट, अभी देखते हैं। हाइड्रेलाजीन इनको अलग-अलग याद रखें। नाइट्रोग्लिसरीन इज समथिंग डिफरेंट। सही हो गया? ये इसका एक्शन है। एक हो गई, क्योंकि प्रोफ में पूछा जाता है, वाइवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्शन ऑफ हाइड्रेलाजीन एंड नाइट्रोप्यूसाइड? क्या डिफरेंस होता है? नाइट्रोप्यूसाइड क्या करती है, इसका एक्शन ये है कि खुद नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है। हाइड्रेलाजीन जाती थी एंडोथीलियम के पास और एंडोथीलियम से कहती थी तुम नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करो, लेकिन नाइट्रोप्यूसाइड खुद ब खुद नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है। द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल इटसेल्फ। अब फर्क समझ आया? इसका फर्क याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। ये प्रोफ में वाइवा में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्शन ऑफ हाइड्रेलाजीन एंड नाइट्रोप्यूसाइड? तो इसका ये छोटा सा डिफरेंस है। करना नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू है, लेकिन एक ने प्रोड्यूस खुद कर देना है और एक ने प्रोड्यूस करवाना है एंडोथीलियम से। चलिए मैं एक बार लास्ट टाइम फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो हाइड्रेलाजीन है ना, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल पे एंडोथीलियम है। हाइड्रेलाजीन जाके एक्ट करेगी ब्लड वेसल पे, और एज अ रिजल्ट जो ब्लड वेसल की एंडोथीलियम है वो रिलीज करेगी नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? वेजोडाइलेशन। और नाइट्रोप्रूसाइड क्या करेगी? नाइट्रोप्रूसाइड जाएगी खुद और डायरेक्टली नाइट्रिक ऑक्साइड खुद ब खुद प्रोड्यूस कर देगी और वेजोडाइलेशन करवा देगी, यानी एंडोथीलियम से उसका कोई राब्ता नहीं है। इस तरह करेगी। तो हाइड्रेलाजीन क्या करेगी? डिक्रीज द TPR, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब मुझे बताएं, TPR डिपेंड्स अपॉन द आर्टीरियोलर डायलेशन और वीनस डायलेशन। TPR इफेक्ट होगी आर्टीरियोलर से, वीनस से, या दोनों से? आर्टरी, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है ना, वो आर्टरी की रेजिस्टेंस मेनली कंसीडर की जाती है, जिसको आप लोग कहते हो आफ्टर लोड। फर्स्ट ईयर MBBS में पढ़ के आए हो फिजियो में, आफ्टर लोड कितनी रेजिस्टेंस है। जो होती है ना वीनस, वेन्स मेनली TPR में नहीं करती, वेन मेनली कार्डिक आउटपुट में करती है। वो किस तरह? जब वेन्स की फॉर एग्जांपल वीनस डायलेशन होती है ना, तो वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है। वीनस रिटर्न डिक्रीज होता है तो कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। तो वेन्स का इस तरह ताल्लुक होता है, वेन का कार्डिक आउटपुट से ताल्लुक हो जाता है, और जो आर्टरीज का होता है उसका TPR से ताल्लुक होता है। सही हो गया? वेन्स वीनस रिटर्न करेगी, और वीनस रिटर्न आपको पता है, वीनस रिटर्न इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट। इस बात से सब एग्री करते हैं ना? कि आप लोग पढ़ के आए हो कि वीनस रिटर्न इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इन नॉर्मल पर्सन। इस बात से एग्री है आप सब कि वीनस रिटर्न कार्डिक आउटपुट के इक्वल होता है? तो यानी वेन एक तरह से कार्डिक आउटपुट पे इफेक्ट डाल रही है। सही हो गया? जो आर्टरीज है वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे इफेक्ट डाल रही है। सही हो गया? दिस इज द डिक्रीज इन द TPR, आर्टीरियोलर डायलेशन करवा दी। ये मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन में रिलीज होती है। गोइंग टू टेल यू द प्रोफ MCQs, SLE लाइक सिंड्रोम एंड स्लो एसिटाइलेटेस। हाइड्रेलाजीन जो होती है ना, ये सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस एक डिजीज होती है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है। ये वो वाली ना, उसके सिम्टम साइड इफेक्ट दे सकती है।
कुछ ड्रग्स देती होती है, आप लोग आगे 1 by 1 ड्रग्स पढ़ोगे, उसमें से एक ड्रग ये है, ये ड्रग का नाम याद कर लो, ये आप लोग को ऐसे याद करना पड़ेगा। ये रिसर्च बेस और जो क्लिनिकल बेस साइड इफेक्ट्स वो नजर आते हैं वो ये है। वैसे SLE होता है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ये आप लोग अगले साल पढ़ोगे और इस साल भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ोगे। उसके अलावा 2 चीजें करती है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया और एडिमा। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया की रीजन सबको पता है ना, हाइड्रोलाइजिंग क्यों करेगी रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, बिकॉज वेजोडाइलेशन हो रही है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, सही हो गया। एडिमा क्यों करेगी, एडिमा क्यों करेगी, वेजोडाइलेशन होती है, किडनी की ब्लड सप्लाई कम होगी या ज्यादा होगी। वेजोडाइलेशन से आपको पता है, वेजोडाइलेशन से वैसे होता क्या है, आप लोगों को पता है कि फ्लूइड बाहर निकलता है बॉडी से कि अंदर आता है ब्लड में, वेजोडाइलेशन जब होती है, इंक्रीज द फिल्ट्रेशन सो इट कैन कॉज द एडिमा, जैसे आप लोगों ने नेजल स्टफिनेस और ये पढ़ा। हाइड्रोलाइजिन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें, मैंने बार बार बता रहा हूँ, ये MCQ है प्रोफ का। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस लाइक सिंड्रोम, और वो रिवर्सेबल होता है, और अगर 200 मिलीग्राम पर डे से कम डोजेज है फिर नहीं होगा यूजुअली, लेकिन ये रिवर्सेबल होता है, सही हो गया, ये याद रखिए। ये स्लो एसिटाइलेटर, ये डिफरेंट चीजें हैं, ये आप लोग को कीमो में पढ़ाऊंगा उधर, मैं थोड़ी, क्योंकि तब तक आप लोगों ने ये पढ़ लिए होंगे, तो उधर ये स्लो एसिटाइलेटर ना वैसे जनरल फार्मा में आप पढ़ चुके हो, ये डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ड्रग की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ लोगों में जेनेटिकली स्लो, वो स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं, तो उन लोगों में ये वाली मेडिसिन के साइड इफेक्ट ज्यादा नजर आते हैं, सही हो गया। नेक्स्ट इज नाइट्रोप्यूसाइड। नाइट्रोप्यूसाइड इज बोथ आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स दोनों को डायलेट करेगी, ये पॉइंट याद करें, दोनों को करेगी, TPR डिक्रीज करेगी। IV देते हैं, और इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है, मुझे बताएं, इमरजेंसी सिचुएशन में ओरल ड्रग प्रेफर होती है कि IV ड्रग प्रेफर होती है? IV ड्रग, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन वो होती है जिसमें पेशेंट उतना ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं होता या कोई और मसला होता है, तो IV ड्रग प्रेफर होती है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन डील होती है हॉस्पिटल में ज्यादा आसान ड्रग देना होती है IV। एक बार कैनोला लगाया और ड्रिप में डाल के दे दिया, लहदा जैसे भी टीका लगा दिया, वो इजी होता है एज कम्पेयर टू ओरल ड्रग देने से। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की आपने एंड पे 3 ड्रग्स पढ़नी है, तब तक जाते जाते ड्रग आ जानी है। ये एक ड्रग है, लिख लें इसको, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की ड्रग ऑफ चॉइस है और IV देते हैं। इसका रूट पूछा जाता है, और इसका रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है रूट, और पूछा जाता है कि किस में देते हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, क्योंकि ये आर्टीरियल्स और वेन्यूल्स दोनों को डायलेट कर देती है, तो ये ब्लड प्रेशर बहुत कम कर सकती है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट पे भी इफेक्ट डालेगी, उसको भी कम करेगी, आर्टीरियल्स को भी डायलेट करेगी, आर्टीरियल्स को डायलेट करके TPR भी कम करेगी, तो दोनों चीजें जब कम करेगी तो ये काफी अच्छी ड्रग है। इसका साइड इफेक्ट, ये साइनाइड टॉक्सिसिटी करवा सकता है, ये इसका साइड इफेक्ट है, ये नाइट्रोप्यूसाइड का साइड इफेक्ट है, लिख लें, दिस इज आल्सो एन MCQ क्वेश्चन। नाइट्रोप्यूसाइड का एक साइड इफेक्ट है साइनाइड टॉक्सिसिटी। अब साइनाइड टॉक्सिसिटी को ट्रीट कैसे करते हैं, इट इज अ प्रोफ SCQ क्वेश्चन, इस साल FJ में आया हुआ है, और ये SCQ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, और ये आप लोग उधर भी पढ़ोगे, फोरेंसिक में भी पढ़ोगे। तो ये साइनाइड टॉक्सिसिटी को ना, साइनाइड पॉइजनिंग को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? 2 ट्रीटमेंट है इसमें। ट्रीटमेंट 2 तो सीधा सीधा है, विटामिन B12 दे दो हाइड्रोकोबालामिन, सही है, बड़ा सीधा सीधा है, अब प्रेफर यही किया जाता है। उससे पहले वाला जो प्रोसीजर है ना, ये इस साल आया हुआ प्रोफ में, इसमें 3 चीजें होती हैं, उसको इमीडिएटली इनहेल करवाना है, इमाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ये IV इनहेलेशन इमाइल नाइट्राइट और IV सोडियम नाइट्राइट। ये जब हम देते हैं ना उस पेशेंट को, तो उसका जो HB होता है वो मेथ हीमोग्लोबिन में बन जाता है, और जो मेथ हीमोग्लोबिन होता है ना, वो उसकी एफिनिटी साइनाइड के लिए ज्यादा होती है। साइनाइड आप लोग लास्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हो, साइनाइड की टॉक्सिसिटी में सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट होता था, आप लोग सब पढ़ के आए हो बायोकेमिस्ट्री में, व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ द साइनाइड टॉक्सिसिटी?
वो कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी में हाइपोक्सिया होता है, साइनाइड की बताएं। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का स्टेप 4 एज फार एज आई रिमेंबर, वो इनहिबिट आप लोग को भी याद होना चाहिए, होता था स्टेप 4 कॉम्प्लेक्स 4। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करता है और साइनाइड बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। चले अभी यहाँ पे तो थोड़ा कम ही प्रोड्यूस हो रहा होता है, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होता, तो इसकी ट्रीट, लेकिन हमें फिर भी उसको करना है क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है बंदे को। ये साइनाइड टॉक्सिसिटी होती है। तो क्या करते हैं, हमने जो ये चीजें दी है ना, इसको इमाइल नाइट्राइट और आईवी सोडियम नाइट्राइट, ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देती है मेट हीमोग्लोबिन में। जो मेट हीमोग्लोबिन होती है ना, इसकी अफिनिटी सायानाइड के लिए ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कॉम्प्लेक्स 4। यानी सायानाइड प्रेजेंट है, इधर उसके पास कॉम्प्लेक्स 4 है, इधर उसके पास मेट हीमोग्लोबिन है। मेट हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ज्यादा है, तो सायानाइड किसके पास जाएगा, सायानाइड किसके पास जाना चाहिए, साइनाइड मेट हीमोग्लोबिन के पास जाएगा। सही हो गया, साइनाइड मेट हीमोग्लोबिन के पास जाएगा, तो हम कॉम्प्लेक्स 4 को बचा लिया हमने, जैसे आप लोग पीछे ऑर्गेनोफॉस्फेट में पढ़ के आए हो ना, उसी तरह ये चीज होती है। मेट हीमोग्लोबिन ने क्या किया, साइनाइड को बाइंड कर लिया। अब ये इतना ज्यादा पॉइजनस नहीं होता, साइनो मेट हीमोग्लोबिन बन गया, ये इतना पॉइजनस नहीं होता। अब साइनो मेट हीमोग्लोबिन बने, अब आपने उस पेशेंट को दे दिया आईवी सोडियम थायोसल्फेट। जो सोडियम थायोसल्फेट है ना, वो क्या करेगा, वो सायानाइड को अपने साथ ले जाएगा और जो मेट हीमोग्लोबिन है उसको वापस रीजनरेट कर देगा। सही हो गया। जो सायनोथायोसल्फेट होता है ना, सायनो और सोडियम थायोसल्फेट, ये इसके साथ बाइंड करके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा HCN नेगेटिव की फॉर्म में, और एंड पे जो हमारे पास मेट हीमोग्लोबिन बने, मेट हीमोग्लोबिन वापस हम रीजनरेट करेंगे, क्योंकि मेट हीमोग्लोबिन जो होता है ये चॉकलेट साइनोसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा करवाता है। मेट हीमोग्लोबिन को वापस नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाना है। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, उसको हम मिथाइलिन ब्लू देंगे, तो वो मेट हीमोग्लोबिन को नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना देगी। ये आप लोग को एकदम ऐसे नहीं बेशक समझ आ रहा हो, ये आप लोगों ने गौर से इसको रीड करना है, ये इस तरह फंक्शन करता है। सबसे पहले आपने मेट हीमोग्लोबिन, अब सबके ज़हन में आएगा हम डायरेक्टली सोडियम थायोसल्फेट क्यों नहीं दे देते, मेट हीमोग्लोबिन बनाना क्यों जरूरी है। जब सायानाइड और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपटीशन आ जाता है ना, तो मेट हीमोग्लोबिन जीतता है, सोडियम थायोसल्फेट तब नहीं जीतता, मेट हीमोग्लोबिन जीत जाएगा। फिर मेट हीमोग्लोबिन से सोडियम थायोसल्फेट साइनाइड को अपने साथ लेके जा सकता है। तो ये बात याद रखनी है। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी है, ये प्रॉफ में आ सकता है, एफजे में आ चुका है, यूएचएस में आ सकता है। ये आप लोगों ने गौर से एक बार ना बाद में रीड करना है, ये फोरेंसिक में भी आप लोग के आना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ प्रॉपर, ये कैप्लान में लिखा हुआ है और प्रॉफ में आया हुआ है। सही हो गया, तो इसलिए मैं बताता हूँ कैप्लान में कुछ चीजें बहुत अच्छी भी होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा लिखा हुआ है बुक में एंजाइना वाले चैप्टर में। अच्छा, पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, नेक्स्ट ये है पोटाशियम चैनल ओपनर, सॉरी ओपनर होते हैं। पोटाशियम चैनल अगर ओपन करेंगे तो हाइपर पोलराइजेशन होगी कि डीपोलराइजेशन होगी। अगर हम ओपन करते हैं पोटाशियम चैनल को तो व्हाट विल हैपन, हाइपर पोलराइजेशन की डीपोलराइजेशन, हाइपर। सो हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन होती है। दो तरह की मेडिसिन है, मिनॉक्सिडिल सल्फेट एंड डाइऑक्साइड। पूछते हैं टेल मी द टू ड्रग्स व्हिच एक्ट ऑन द पोटाशियम चैनल, तो ये आप लोगों ने बताना। सही हो गया, ये हाइपर पोलराइजेशन करवाती है। ये ना जाके लगती हैं एटीपी डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल पे, और एटीपी डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल की ना दो बड़ी मजे की लोकेशन है, एक है आर्टीरियोल्स और एक है बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। ये याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूँ आगे। जब ना ये आर्टीरियोल्स पे एक्ट करती है तो ये क्या करवाती है, हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन होगी तो होती है वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन होगी तो ब्लड प्रेशर ट्रीट हो जाएगा। इस बात से सब एग्री करते हैं ना, वेजोडाइलेशन होगी हाइपरटेंशन ट्रीट होगी। बीटा सेल्स में जाके क्या करेगी, बीटा सेल्स में जाके ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को
डिक्रीज करेगी। और मुझे आप बताएं कि इंसुलिन की प्रोडक्शन अगर डिक्रीज होती है, व्हाट विल हैपन? हाइपोग्लाइसीमिया के हाइपरग्लाइसीमिया? सो यस, हाइपरग्लाइसीमिया। तो डाइऑक्साइड का एक साइड इफेक्ट ये है, ये हाइपरग्लाइसीमिया करवाती है। ये डाइऑक्साइड का सिर्फ साइड इफेक्ट है, ये जाके इस पे भी एक्ट कर सकती है। जो डाइऑक्साइड है ना, वो इस पे एक्ट कर सकती है, मिनॉक्सिडिल नहीं उधर एक्ट कर सकती। अब डाइऑक्साइड ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। डाइऑक्साइड की जो नेचर है ना, ये थायाजाइड डायूरेटिक है, थायाजाइड डायूरेटिक की तरह की, लेकिन ये हमारे पास लैक करती है डायूरेटिक प्रॉपर्टीज। सही हो गया? यस, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है डायबिटीज में, सिंपल इसी तरह साइड इफेक्ट बनते हैं। अच्छा, अब देखें, थायाजाइड डेरिवेटिव है और ये इसमें डायूरेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। सही हो गया? और ना इस, अब मुझे एक बात बताएं, एक सेकंड में पीछे कर लो। आप एंडो पढ़ के आए हो, एंडो में आपने कोई ऐसी डिजीज पढ़ी थी जिसमें ये डाइऑक्साइड हम यूज कर सकते हैं? एंडो डायबिटीज में आपने कोई ऐसी डिजीज पढ़ी थी जिसमें हम ये यूज कर सकते हैं ड्रग ऑफ चॉइस में? मतलब एक ड्रग अच्छी है, उस चीज को ट्रीट कर सकते हैं। वेरी गुड। इंसुलिनोमास, जो इंसुलिन प्रोड्यूस ज्यादा हो जाती है। इंसुलिन, अगर कोई इंसुलिनोमा प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसमें यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा? ये उधर जाके उसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को रोक देगा। तो इसका यूज एक ये भी हो सकता है। दो यूजेस हो गए, एक हाइपरटेंशन, एक इंसुलिनोमा। तो इंसुलिनोमा इंपॉर्टेंट यूज है। सही हो गया, याद रखना है इंसुलिनोमा ये एक इंपॉर्टेंट यूज है अदर देन हाइपरटेंशन, जिसमें यूज होती है डाइऑक्साइड। दूसरी आ जाते हैं मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल ना, ये भी पोटेशियम चैनल ओपन करती है, आर्टीरियल डायलेशन। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में डाइऑक्साइड यूज होती है सब। एक मेडिसिन हम पढ़ चुके हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, वो क्या नाम था उसका? एक मेडिसिन हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ के आए हैं, जो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में यूज हो रही थी, nitroprusside. And the second medicine which you can use in hypertensive emergency is diazoxide. सीवियर हाइपरटेंशन में मिनॉक्सिडिल भी यूज होती है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मिनॉक्सिडिल है ना, टॉपिकल बैडनेस के लिए यूज होती है। ये ना रोगेन की कुछ फॉर्म में भी आती है। ये जो मिनॉक्सिडिल होते हैं ना, ये रब करो तो बाल आते हैं, तो ये बैडनेस के लिए यूज होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज पॉइंट है। और ये पूछा जाता है मिनॉक्सिडिल का कोई और यूज बताओ, कोई टॉपिकल यूज बताओ, तो आप लोगों ने बताना होता है बैडनेस। यस, मिनॉक्सिडिल फॉर यूज की जाती है। अब मुझे बताएं कि इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है मिनॉक्सिडिल का? नो नो, लो बीपी के छोड़ें, हिरसुटिज्म, वेरी गुड। अगर बैडनेस के लिए यूज होती है यानी ये हेयर लाती है। तो अगर किसी के पहले से हेयर है, अगर ये टॉपिकली अप्लाई करेगा तो क्या करेगा? हिरसुटिज्म, और ज्यादा हेयर आएगा। तो देखें, एक ही ड्रग के आप लोगों ने देखना होता है, साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा तो क्या इफेक्ट्स बन सकते हैं, वो साइड इफेक्ट्स बन जाते हैं। हाइपरट्राइकोसिस, ये मिनॉक्सिडिल का साइड इफेक्ट। सही हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया, डाइऑक्साइड का साइड इफेक्ट, बिकॉज उसने क्या किया? इंसुलिन को कम किया, तो ये उसका साइड इफेक्ट हो गया। बाकी एडीमा, वेजोडाइलेशन हो गई थी, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, ये भी आप लोगों ने देखा। सही हो गया, यहां तक क्लियर है? देखें, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया तो इजी सा साइड इफेक्ट आपको आता है, एडीमा भी। मिनॉक्सिडिल का स्पेसिफिक हाइपरट्राइकोसिस याद रखना है, क्योंकि ये बैडनेस में यूज होती है तो हेयर की प्रोडक्शन ज्यादा कर सकती है। और हाइपरग्लाइसीमिया में डाइऑक्साइड, मतलब डाइऑक्साइड हाइपरग्लाइसीमिया करवा सकती है। तो याद रखें, इंसुलिनोमा में यूज होती है, इंसुलिन का लेवल कम करती है, तो हाइपरग्लाइसीमिया वैसे नॉर्मली करवा सकती है। सही हो गया, यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए, ये सारी ड्रग्स हैं। अब ये वो ड्रग्स हैं जो थोड़ी सी नहीं है, लेकिन यही जो ड्रग्स है ना, अगले 3 चैप्टर्स में यूज होंगी। डायरेटिक्स का पूरा चैप्टर आना है, फिर एक एंजाइना का चैप्टर आना है, एंजाइना का पूरा चैप्टर, उसमें इसमें से जो ड्रग्स है वो यूज होनी है, उधर आप लोग पढ़ोगे, दोबारा रिपीट होंगी। फिर एरिथमिया में सारी ड्रग्स रिपीट होनी है, उनके मैकेनिज्म बस आप लोगों ने याद करने होते हैं कि किस तरह। तो यानी ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, ये ड्रग्स अच्छे से कर लेना, आपको आगे काम आनी है, अगले 3 लेक्चर में काम आनी है। नेक्स्ट है डोपामीन।
डोपामीन क्या करती है, फिनोल्डिपाम है ना, ये D1 एगोनिस्ट है। D1 कहाँ पे प्रेजेंट था? हाँ जी, फिनोल्डिपाम D1 एगोनिस्ट है। कहाँ पे डोपामीन थे? मार्क्ड वेजो डायलेशन, रीनल में भी थे। मार्क्ड वेजो डायलेशन करवाती है। ये भी कहाँ पे काम आती है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। और इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, ये याद रखना है, पूछा जाता है फिनोल्डिपाम की ड्यूरेशन कितनी है। डोपामीन वगैरह की आप लोगों ने ड्यूरेशन पढ़ी थी, ये आईवी वगैरह करते हैं। तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी यूज होते हैं। ये आर्टीरियोलर वेजो डायलेशन करेंगे। क्या करेंगे? रीनल वेजो डायलेशन, रीनल में ज्यादा ब्लड जाएगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा फिल्ट्रेशन, बॉडी से फ्लूइड बाहर निकलेगा, वेजोडाइलेशन इसने करवा दी। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की तीसरी ड्रग आप लोगों ने पढ़ी, एक आपने पढ़ी थी नाइट्रोप्रिसाइड, सेकंड पढ़ी थी डाइजोक्साइड, थर्ड पढ़ ली फिनोल्डिपाम। ये हाइपरटेंसिव, ये प्रॉफ में क्वेश्चन आता है कि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं। तो ये तीन आप लोग पढ़ चुके हो, सही हो गया। अब मुझे बताएं, ये हमारे पास क्लियर हो गया है पीछे वाली चीजें। अब हमारे पास पैथोलॉजिक है ना, ये सारी अब आप लोगों ने ड्रग्स पढ़ी हुई हैं, लाइक पीछे पढ़ के आए हैं पूरे एएनएस में। तो ये मैं करवाता हूँ, पहले यहाँ तक बस मुझे बता दें कि यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये मेन पार्ट खत्म हो गया। अब सिंपैथोलॉजिक में आप लोगों ने खुद पार्ट लेना है, क्योंकि ये सारी वो चीजें जो आप लोग पढ़ चुके हो। चले वो अब आप लोग अच्छे से कर लेना, आप लोग को अगले 3-4 चैप्टर, 3-4 लेक्चर में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। नाउ वी आर गोइंग टू, देखिए बड़े कॉमन से एक्शन थे, वेजोडाइलेशन करवा रही है, डिफरेंट मैकेनिज्म से वेजोडाइलेशन करवा रही थी, वो यूज होगी। एंजियोटेंसिन वाला सिंपल सा एंजियोटेंसिन को रोक रही थी, वो यूज होगी। कोई मतलब मुश्किल मैकेनिज्म नहीं है। जो साइड इफेक्ट्स है ना, याद रखना, साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाइवा में और एमसीक्यूज में बहुत बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो एससीक्यू बनती ही साइड इफेक्ट्स है, आधे एससीक्यू साइड इफेक्ट्स होते हैं। इस वजह से साइड इफेक्ट्स किया करें, और सबसे इंपॉर्टेंट वाला किया करें जो सबसे डिफरेंट हो। नाउ सिंपैथोलॉजिक, अब मुझे बताएं कौन सा ऐसा ये आप लोग पढ़ चुके हो, इस वजह से वन बाय वन मैं पूछता हूँ थोड़ी सी चीजें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन सा एक्ट कर रहा था जो हाइपरटेंशन में हम दे रहे थे, ये आप लोग पढ़ के आए हो। ड्रग कौन सी ड्रग्स थी, कौन सी क्लास की ड्रग्स थी, मुझे क्लास, कौन सी क्लास की ड्रग्स थी जो कि, वेरी गुड वासे, वेरी गुड, अल्फा 2 एगोनिस्ट, वेरी गुड। तो वास्ते ने पढ़ा हुआ अल्फा 2 एगोनिस्ट थी। अल्फा 2 एगोनिस्ट में आप लोगों ने ड्रग्स पढ़ी थी, क्लोनिडीन भी पढ़ी थी, मिथाइल डोपा भी पढ़ी थी। मैंने कहा था कि आगे आएगी, तो ये आ गई है आज। अब इसको अच्छे से देखते हैं। क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, इनका मैकेनिज्म अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। ये क्या कर रही थी, सिंपैथेटिक फ्लो, आउटफ्लो डिक्रीज कर रही थी। मैंने आप लोग को बताया था, एएनएस अच्छा समझेंगे, आगे आपको चीजें आती होंगी। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और हार्ट रेट डिक्रीज करती है, क्योंकि अल्फा 2 स्टिमुलेशन के थ्रू ये क्या कर रही थी, नॉरएपिनेफ्रिन को डिक्रीज कर रही थी, और नॉरएपिनेफ्रिन को डिक्रीज करके ये हार्ट रेट और सिंपैथेटिक फ्लो को डिक्रीज कर रही थी। सही हो गया। ये इसका मैकेनिज्म था जो हम बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं एएनएस में। यूज किधर होती है, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में। फिर ये वाला याद है किसी को, ओपियोइड विड्रॉल में क्यों यूज होती थी, किस कंडीशन को ट्रीट कर रही थी, मैंने बताया था तब, मैंने कहा था ओपियोइड विड्रॉल में यूज होती है। किस कंडीशन को ट्रीट करती थी ओपियोइड में? यस, ओपियोइड विड्रॉल डायरिया, ये उसको ट्रीट करती थी। ये आप लोग पढ़ के आए हो, सही हो गया। अब ये हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट इन प्रेगनेंसी, ये याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं? हाइपरटेंसिव, मिथाइल डोपा आंसर है। ये वाइवा एमसीक्यूज, ये क्वेश्चन है, लिख लें। इट इज एमसीक्यूज क्वेश्चन, इट इज अ वाइवा क्वेश्चन। मिथाइल डोपा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी अगर हो जाए तो ये यूज करते हैं, क्योंकि बाकी जो ड्रग्स होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती, यही यूज होती है। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। मिथाइल डोपा इज अ प्रोड्रग। अब मिथाइल डोपा क्या करती है, मिथाइल डोपा जाती है बीबीबी क्रॉस करती है, जाके कन्वर्ट होती है मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में। अब मुझे बताएं कि मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और नॉट? नो। यानी अगर कोई ड्रग होगी, क्योंकि मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, कैटाकोलामीन है,
कैटाकोलामीन नहीं क्रॉस करती ब्लड ब्रेन बैरियर, ये आप लोग को पढ़ा चुका हूं मैं। अब मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन जो है अगर हम डायरेक्टली आईवी रूट से दे रहे हैं तो कैन वी यूज इट एज अ ड्रग टू डिक्रीज द हाइपरटेंशन? यानी मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन हाइपरटेंशन ट्रीट कर सकती है अगर आईवी देते हैं? नो, ये नहीं ट्रीट कर सकती, इसमें सीएनएस क्रॉस ही नहीं करना। तो क्या होता है, मिथाइल डोपा जाती है सीएनएस में, एंटर होती है, एंटर होकर मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में ट्रीट करती है। अब ये सीएनएस तक रिस्ट्रिक्टेड है और ये अब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। सही हो गया। Clonidine and methyl dopa reduces the blood pressure by reducing cardiac output, vascular resistance और both, because ये sympathetic outflow को decrease करती है। sympathetic outflow decrease होगा तो खुद ब खुद ये चीज़ हमें मिल जाएगी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो क्लोनिडीन होती है, आप लोगों को बताया था, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा होती है, इसको एकदम से विड्रॉ नहीं करते क्योंकि हाइपरटेंशन हो जाती है। विड्रॉ इफेक्ट होता है। सही है। इसकी ट्रीटमेंट क्या थी, मैंने क्या बताया था? दो तरह से हम इसको बचा सकते हैं। एक मैनेजमेंट किस तरह मैनेज करते हैं आप लोग सोचें। जनरल पहले सबसे, हाँ सोचें, वेरी गुड। आते पहले टेपर करें डोज, एक हो गया। एकदम आपने छोड़ दिया लेकिन उसको हाइपरटेंशन हो गया है, फिर कौन सी दूसरी ड्रग कौन सी यूज की थी? वेरी गुड, दूसरा तरीका था फेंटोलामीन थे। जो फेंटोलामीन है अल्फा एंटागोनिस्ट है। तो ये दो तरीके थे। सही हो गया। इस तरह हम इसको कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट को, विड्रॉल साइड इफेक्ट को रोक सकते हैं। साइड इफेक्ट एमसीक्यूज, प्रो ऑफ एमसीक्यूज। ड्रग दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग हीमाटोलॉजिकल यानी ब्लड के रिलेटेड साइड इफेक्ट करवाती है। हीमाटोलॉजिकल साइड इफेक्ट मिथाइल डोपा करवाती है। लिख लें, प्रो ऑफ एमसीक्यू है। मिथाइल डोपा पॉजिटिव कॉम टेस्ट देती है। ये कॉम टेस्ट आप लोग पढ़ोगे पैथोलॉजी में, तो ये मिथाइल डोपा दे देती है। तो ये हीमाटोलॉजिकल साइड इफेक्ट में आता है। तो ये डिफरेंट तरीके से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। उसके अलावा ये सीएनएस में जाती है तो सीएनएस में इफेक्ट देंगी। कोई भी ड्रग फॉर एग्जांपल बीबीबी क्रॉस कर रही है तो आप लोगों को पता है उसने ब्रेन में थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स देने ही देने हैं, तो सीएनएस में साइड इफेक्ट देती है। और एडीमा करवाती है, वेजोडाइलेशन होगी। सिम्पैथोप्लीजिक है तो क्या करती है, वेजोडाइलेशन करवा देती है। अब इसको टीसीए इसके साथ क्यों नहीं दे रहे? मुझे पहले बताएं टीसीए का क्या काम आप लोगों ने पढ़ा था, क्या चीज करवा रही थी टीसीए? आप लोग एक जगह पढ़ के आए हो पीछे, और एक डायग्राम में मैंने आपको दिखाई थी, रीअपटेक इनहिबिटर। वेरी गुड, रीअपटेक इनहिबिशन कर रही थी। तो ये क्या करवाती है? नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज्यादा करवाती है कि कम करवाती है? इंक्रीज द लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। सो हमें फायदा होगा, टीसीए भी दे रहे हैं, वो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज्यादा करवा रही है और जो अल्फा 2 एगोनिस्ट है वो कम करवा रही है। तो एक ज्यादा करवा रही है, कम करवा रही है, तो हमें कोई फायदा नहीं ना। तो टीसीएस के साथ नहीं दे सकते, तो नहीं देंगे तब नहीं दे सकते। सो इसका इंटरेक्शन होता है आपस में, तो ये याद रखना। नाउ वी मूव टू द गैंग्लियन ब्लॉकर। ये ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट की रीजन बताएं। मैंने बताया था गैंग्लियन ब्लॉकर अब वैसे ही ऑब्सोलीट हो गए हैं, नहीं यूज होते। इससे बहुत बेहतर ड्रग है। क्यों? बाकी ड्रग्स इनसे बहुत बेहतर है। और इसका कौन सा ऐसा साइड इफेक्ट है जो इसको ऑब्सोलीट बनाएगा? हाँ जी, एक तो वेरी गुड विलीत, आपका मैंने वाइवा भी सुना है कि बहुत अच्छा था। तो विलीत सबसे ज्यादा आंसर देता है और वहां से देखें, ये जो दोनों हैं गैंग्लियन ब्लॉकर, ये रिफ्लेक्सेस बंद करवा देती है। एक तो इसने हर बॉडी का काम खराब कर देना, तो फायदा क्या? एक तो बिल्कुल ही नॉन स्पेसिफिक है। दूसरी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन में होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। तो गैंग्लियन ब्लॉकर क्या करते हैं? वेजो डायलेशन। वेजो डायलेशन होगी तो आप लोग इस बात से एग्री करते हो कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी। तो ये क्या करवाती है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवा देती है। हमें क्या फायदा? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हम गैंग्लियन ब्लॉकर दे दें, वो बंदा बेड पे पड़ा रहेगा फिर पूरा दिन, वो खड़ा होगा तो बेहोश हो जाएगा, तो फायदा ही नहीं। ऐसी ड्रग्स ऑब्सोलीट हो जाती है। तो
यस, वेरी गुड। जो लेस डोमिनेंट सिस्टम है वो डोमिनेट कर गया। तो क्या हुआ था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा होता है वेजोकंस्ट्रिक्शन, ये डोमिनेट हो जाएगा, डोमिनेट होके क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन में आर्टीरियोडाइलेशन भी होती है, वीनो भी। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में रोल मेनली होता है वीनोडाइलेशन का, ये बात याद रखनी है। जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है ना, उसमें मेन रोल होता है वीनोडाइलेशन का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वीनस रिटर्न कम हो रहा होता है ना। अब आ जाते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर्स पे। अल्फा 1 ब्लॉकर्स पढ़े थे आप लोगों ने के यूज होते हैं। कौन सा ऐसा अल्फा 1 ब्लॉकर था जो नहीं यूज होता हाइपरटेंशन में, ये बताएं, और क्यों नहीं यूज होता वो? वेरी गुड, इंस्यूलोसिन नहीं यूज होता। क्यों नहीं यूज होता? क्योंकि वो बीपीएच के लिए स्पेसिफिक है। तो प्रोफ में एमसीक्यूज मैंने बताया कि इस साल भी आया है, वैसे भी आता रहता है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो ये याद रखना, ये बार बार चीजें रिपीट होंगी। ये देखें, आप लोगों को जिन्होंने एएनएस पढ़ी उन सबको फायदा हो रहा है। ये क्या करवा रहा है, ये आर्टीरियल और वीनस डायलेशन का रेजिस्टेंस डिक्रीज करवा रहा है, और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, बट ज्यादा नहीं, शुरू में करवाता है। इस बात का मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट में करवाता है। स्टार्ट में इसका फर्स्ट डोज सिंकपी भी होती है, फर्स्ट डोज सिंकपी और ऑर्थोस्टैटिक। तो इसके लिए हमने क्या कहा था, किसी बंदे को अल्फा 1 ब्लॉकर देने हैं, उसको हम क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं? कोई बंदा आया है? हाँ जी, वेरी गुड। उसको हमने कहना है भाई, लेनी है तो पहले अपना सारे काम शाम करो, खत्म करो, लेटने से पहले ये अल्फा ब्लॉक कर लो, बस। उससे पहले वैसे नहीं लेना, पहली एक दो दिन ये एहतियात होती है, फिर उसके बाद ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वाला इतना नहीं रहता। तो देखें, प्रेजोसिन, डेक्साइजोसिन, ट्राइजोसिन ये यूज होते हैं, हाइपरटेंशन में होते हैं, साथ बीपीएच में। ये आप लोगों ने पढ़ लिया। फर्स्ट डोज सिंकपी, वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट, याद रखना है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? नहीं नहीं, वो लाफिंग वाला कुछ और नहीं था। अच्छा जी, लॉस ऑफ वॉलेंटरी कंट्रोल, यूरिन डिलीवरी, और बाकी भी अपने गैस हमारे सारे। यस, चलें, कोई कंट्रोल नहीं, लीकिंग ऑफ द यूरिन, सही हो गया, सबका हो गया। चलें, ये साइड इफेक्ट्स है, अब समझ आए? ये वाला ना साइड इफेक्ट, इसको लिखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो स्ट्रेस वाला था, व्हेन यू लाफ, वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है। अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अल्फा 1 ब्लॉकर का एक एडवांटेज है, एचडीएल को ज्यादा करता है, एलडीएल को कम। मुझे बताएं, गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता था? एचडीएल, इस सब पर क्या है, एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आपके पास कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है जिसको कोई मसला है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कौन सी ड्रग ज्यादा उसको अच्छा काम करेगी? अल्फा ब्लॉकर करेगी कि नहीं? कर सकती है या नहीं कर सकती? ये पॉइंट याद रखने हैं, करेगी। एक और ड्रग आनी है, उसका कोलेस्ट्रॉल पे ऑपोजिट इफेक्ट होता है, तो फिर वो आप लोग को दिखाता हूँ। अल्फा ब्लॉकर रिड्यूस द वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की कोई भी क्लिनिकल वैल्यू नहीं होती हाइपरटेंशन में, ओनली अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर यूज होते हैं। और नॉन सिलेक्टिव क्यों नहीं होते? वो एक्सेसिव टैकीकार्डिया होती है, जिसकी मैं रीजन बता चुका था। तो आप लोगों ने याद रखना है, सिर्फ नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर यूज होते हैं। सही हो गया, यहां तक याद करना। टोवास्टैटिन, स्टैटिन हमने पढ़ने हैं, वो पूरा एक चैप्टर है, वो अभी नेक्स्ट 4-5 लेक्चर्स के बाद हाइपरलिपिडीमिया का पूरा चैप्टर है। टेंशन ना ले, हर चीज के बारे में आपने पूरे पूरे चैप्टर पढ़ने हैं।
अब आ जाता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के बारे में मैंने सुना है कि जिन्होंने वाइवा दिया उनको आ नहीं रहे थे। आपको जो बीटा ब्लॉकर है ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। इससे इंपॉर्टेंट ये, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई डोंट थिंक आपकी बुक में आपको कोई ड्रग मिलनी है। इसको अच्छे से करें। ये आप लोगों ने आखिरी दिन था, आखिरी दिन की स्लाइड्स पे मैंने लिखा हुआ है कि शॉर्ट एक्टिंग कौन सी है, एनेस्थीसिया कौन नहीं करती कॉज, कौन सी हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है, जो शॉर्ट एक्टिंग है वो किस रूट से देंगे, आईवी देते हैं, कौन सी पार्शियल एगोनिस्ट है। ये सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है प्रॉफ का, ये सारे वाइवा क्वेश्चन है। तो बीटा ब्लॉकर्स के नेम्स आप लोग पिछली स्लाइड से अच्छे से करें जाके, जिसने नहीं किया हुआ। बीटा ब्लॉकर्स किस तरह काम करती है? हार्ट रेट डिक्रीज करती है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा। सही हो गया? एग्री? इस तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। रेनिन का रिलीज कम कर देगी। सही है? तो ये दोनों इफेक्ट्स हमें क्या करेंगे, हाइपरटेंशन में इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये बीटा ब्लॉकर्स के हम फंक्शन में पढ़ के आए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इट विल हेल्प अस और नॉट? यस, इट विल ऑब्वियसली हेल्प अस। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? अब हमें मेन साइड इफेक्ट्स आने चाहिए। ये हाइपरटेंशन में यूज होती है, ये एंजाइना में, कुछ एंजाइना में, सारे में नहीं यूज होती, और एरिथमिया में यूज होती है, उधर हमने पढ़नी है। बीटा ब्लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला साइड इफेक्ट कार्डियक डिप्रेशन, इंपॉर्टेंट वन। हार्ट को कार्डियक अरेस्ट करवा सकती है स्लो करके। फिटीक वाला याद होगा कल एमसीक्यू के साथ, ये फिटीक करवाती है क्योंकि कार्डियक आउटपुट प्रॉपर नहीं होती। सेक्सुअल डिसफंक्शन, इसकी कोई खास रीजन कहीं पर भी नहीं मिलती। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसको और अल्फा ब्लॉकर का याद रखना है। अल्फा 1 एचडीएल को ज्यादा करवा रही थी, और बीटा ब्लॉकर्स क्या करवाते हैं, एलडीएल को ज्यादा करवाती है। तो अगर कोई बंदे को मसला है कोलेस्ट्रॉल का, तो कौन सी बेहतर ड्रग है इनमें से? अगर वैसे ही पूछा जाए जनरली, वरना रेजीम्स देख के बनाई जाती है, लेकिन अगर जनरली पूछा जाए कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो अल्फा ब्लॉकर, क्योंकि वो एचडीएल बेहतर कर रही है। एलडीएल तो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। एस्थमा में ये यूज नहीं होगी। एस्थमा में क्यों यूज नहीं होती? आप लोगों को पता है कि ये बीटा 2 को ब्लॉक करती है, और बीटा 2 ब्लॉक हो जाएगा तो जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। सही हो गया? वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर, वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर की एक एग्जांपल मैंने बताई थी जिसमें अल्फा ब्लॉकर्स यूज हो रहे थे। कौन सी एग्जांपल थी, किसी को याद है? वेसल का स्पैज्म हो रहा था उसमें। वेरी गुड जरमीन। रायनोड्स डिजीज, कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि बीटा ब्लॉकर एग्रीवेट करते हैं रायनोड्स को। ऑब्वियसली बनता भी है उसका एग्रीवेट करना। जो होते हैं ना बीटा ब्लॉकर की, अब वो डिफरेंट कॉजेज बताई जाती है। डिफरेंट कॉजेज क्या बताई जाती है? एक तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, कार्डिक आउटपुट कम करेगा। कार्डिक आउटपुट कम होगी तो जो कोने वाले लोग होते हैं, जो बिल्कुल एंड पे वेसल है, जो बिल्कुल टिप्स पे हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाती है कि नहीं अगर कार्डिक आउटपुट कम हो जाए? जो बिल्कुल टिप्स पे होंगी। एक तो ये मसला भी आता है कि उनको एक तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आती। कुछ रिसर्चेज ये कहती हैं। और वेजोस्पास्टिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें स्पैज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन हुई होती है। तो बीटा 2 जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक करते हैं ब्लड वेसल्स पे। तो बीटा 2 क्या करवाते थे खुद, इनका एगोनिस्ट फंक्शन क्या था, वेजोडाइलेशन। इसको अगर हम इनहिबिट कर देते तो ऑपोजिट फंक्शन होगा, तो स्पैज्म के चांसेस है। तो वेजोस्पास्टिक डिसऑर्डर में ये नहीं देंगे। तो ये दो चीजें करवाती है। कार्डिक आउटपुट एक तो कम करवा रही है, जो कोने पे चीजें उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। एंड इसको लिख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि बीटा ब्लॉकर डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं देते एज अ फर्स्ट चॉइस। जल्दी बाकी चीज देख के, डायबिटिक में कौन सी फर्स्ट चॉइस पड़ी थी? अभी बताई थी अभी ड्रग। डायबिटिक्स में कौन सी ड्रग फर्स्ट ऑफ चॉइस बनती है? वेरी गुड, एस इनहिबिटर, आर्ब्स। एस और आर्ब्स वो डायबिटीज के पेशेंट में, क्योंकि वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी को बेहतर करती है। तो डायबिटीज में वो अच्छी ड्रग थी। सही हो गया? आप लोगों ने वो याद रखना है। ये देखें, एक तो डायबिटीज में बीटा ब्लॉकर हमारे पास क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो बीटा ब्लॉकर ग्लाइसीमिक इफेक्ट को अपोज करते हैं, यानी ग्लूकोज लेवल कम करते हैं। जो बीटा एगोनिस्ट होता है वो ग्लूकोज लेवल ज्यादा करता है कि कम? बीटा एगोनिस्ट। देखिए सारे इफेक्ट्स थोड़े होते हैं, ये थोड़े बहुत होते हैं। वो बीटा एगोनिस्ट ज्यादा कर रहा होता है, बीटा ब्लॉकर ग्लूकोज को कम करेगा।
एक तो पहले ये होगी कि कुछ ना कुछ ये हाइपोग्लाइसीमिया खुद भी करवा सकता है एक हद तक, ज्यादा नहीं लेकिन एक हद तक जरूर करवाता है। अगर हाइपोग्लाइसीमिया करवा रहा है तो मास्किंग को, हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम होता है टैकीकार्डिया, और टैकीकार्डिया के अलावा सिम्टम होता है ट्रेमर। तो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो टैकीकार्डिया को ब्रेडिकार्डिया में कन्वर्ट करते हैं और ट्रेमर्स को भी खत्म करते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगेगा। ये आप लोगों को पहले बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके आया था मैं पिछले चैप्टर में। तो याद रखें कि डायबिटीज के पेशेंट में बीटा ब्लॉकर इज नॉट अ गुड चॉइस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द बारोरिसेप्टर सेंसिटाइजिंग एजेंट, नॉट अ प्रेफर क्वेश्चन, मतलब ये कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, यूज होने वाला नहीं है। इसमें क्या करता है कि जो नेचुरल प्रोजेक्ट है ना, प्रोडक्ट है, वो बैरो रिसेप्टर को ना सेंसिटाइज कर देता है, बहुत सेंसिटिव बना देता है। यानी हल्का सा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हुआ ना, बैरो रिसेप्टर ने डिटेक्ट करना है और उसने ब्लड प्रेशर डिक्रीज करवा देना। लेकिन ये टॉक्सिक होते हैं इसलिए क्लिनिकली अवेलेबल नहीं है। तो जो क्लिनिकली अवेलेबल नहीं है उसका कोई इतना ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं। ये बैरो रिसेप्टर को सेंसिटिव बना देते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स। ये आप लोग ड्रग्स पढ़ के आए थे जो चैप्टर 6 में पढ़ी आप लोगों ने, रेजरपीन, सही हो गया। ये आप लोग पढ़ के आए थे, इनको आप लोगों ने एक बारी बस देख लेना है कि ये कार्डिक आउटपुट टीपीआर डिक्रीज करवाएगी, क्योंकि रेजरपीन नॉरएपिनेफ्रिन को डिक्रीज करवाएगी, तो वही कार्डिक आउटपुट नॉरएपिनेफ्रिन ये सब कुछ डिक्रीज करवाएगी। और ये ब्रेन में भी कर सकती है, तो डिप्रेशन करवा सकती है, न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल चेंज करवा के इडीमा करवा सकती है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन इंक्रीज करवा सकती है। और ग्वानिटिडीन ऑलमोस्ट वही सेम इफेक्ट्स हैं। तो ये एक बार आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये एंजाइना आप लोगों ने भी पढ़ना है, हार्ट फेलियर भी अभी आप लोग का पूरा चैप्टर है इस पर। जो एंजाइना होता है ना, जिसमें बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। डायबिटीज का पढ़ चुके हो, डायबिटीज में सूटेबल ड्रग है एस एंड आर्ट्स। बीपीएच का पेशेंट आता है विद हाइपरटेंशन तो अल्फा ब्लॉकर। डिसलिपिडीमिया का आता है तो ये वाली है, ये याद रखें, अल्फा ब्लॉकर क्योंकि ये एचडीएल ज्यादा करवाती है। उसके अलावा सीसीबी और एस भी यूज होती है अगर उसका लिपिड लेवल में खराबी है। तो ये तीन आज आप पढ़ चुके हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाली एमआई में बीटा ब्लॉकर, हार्ट फेलियर, एंजाइना, ये तीनों अलग अलग चैप्टर है, तो आप लोग को करवाए जाएंगे। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, इसमें मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, इसमें ना मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। एक तो ये हो गया मैनेजमेंट हाइपरटेंशन की, हॉस्पिटल बेस्ड होती है। एक नाइट्रोप्रोसाइड पढ़ के आए हो अभी पीछे, एक फेनोल्डिपॉम पढ़ के आए हो अभी, और एक डाइजोक्साइड, तीन मैंने ड्रग बताई थी। ये पावरफुल वेजोडाइलेटर होती है। इनको कंबाइन किया जाता है फ्यूरोसामाइड से। फ्यूरोसामाइड थी डायूरेटिक, और ये कौन सी डायूरेटिक थी, पोटेंट डायूरेटिक, यानी ये बहुत ज्यादा यूरिनेशन इंक्रीज करवाएगी, और इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वेजोडाइलेटर टीपीआर डिक्रीज करेंगे, और जब हमारे पास ब्लड वॉल्यूम और टीपीआर डिक्रीज होगा, कार्डिक आउटपुट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, और जब ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन इमरजेंसी ट्रीट होगी। नॉर्मली जब पेशेंट आता है ना, उसको डायूरेटिक दी जाती है, वो थायाजाइड होती है। जो फ्यूरोसामाइड होती है ना, ये ऐसी कंडीशंस के लिए संभाली होती है। सही हो गया। अब मुझे यहां तक बताएं कि ये आप लोग को सब कुछ समझ आ गया। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का क्वेश्चन आ जाता होता है, तो आप लोगों ने ये चीजें करनी है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी की आपको ये ड्रग्स करनी है, फिर आप लोगों ने बताना है कि ये तीन ड्रग्स जो हैं ये यूज होती हैं, साथ फ्यूरोसामाइड और बीटा ब्लॉकर यूज हो सकते हैं। फिर आप लोग एक्शन बताएं कि ये ड्रग वेजोडाइलेशन करवाएगी, टीपीआर डिक्रीज होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ बता देना है। फिर उसके बाद आप लोग बताएं कि फ्यूरोसामाइड will decrease the blood volume as it is a potent diuretic, so blood volume will decrease immediately, that's why we can use it. And the third one is beta blocker, it will decrease the cardiac output, तो cardiac output भी decrease हो जाएगा, TPR भी हो जाएगा, और हमारे पास venous return भी decrease हो जाएगा, blood volume भी decrease हो जाएगा। as a result हमें क्या होगा, hypertensive emergency treat हो जाएगी। तो इस तरह होता है इनका ट्रीटमेंट। ये कैप्लान से उठाया है, ये वैसे इतना अच्छा करके वहां पे नहीं लिखा हुआ, वहां पे आपकी मिनी का एग्जाम या कहीं पे भी, ये याद करें। जो है ना, ये जो प्रोस्टासाइक्लिन है ये आप लोगों ने पढ़ना है।
प्रोस्टासाइक्लिन एपोप्रोस्टेरिनोल होती है, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए यूज होती है। ये प्रोफ एमसीक्यू है, ये प्रोफ एमसीक्यू है कि प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 का यूज बताएं, किस में यूज होती है। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, या समटाइम आता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो कौन सी मेडिसिन यूज होगी, उसमें जो एपोप्रोस्टेरिनोल है PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन ये होती है। ये याद रखते हैं, ये प्रोफ का एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिल्डेनाफिल जो है आप लोगों की, ये भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए यूज होती है। तो इसका नाम जो कॉमन नेम है वो वाइग्रा है। अब आप लोगों ने याद रखना है, सिल्डेनाफिल अगर कोई पर्सन ने ली हुई है, सही है, और वो पर्सन साथ ही कोई और वेजोडाइलेटर खा लेता है, तो क्या होगा। किसी ने सिल्डेनाफिल ली हुई है और साथ ही वो कोई और वेजोडाइलेटर खा लेता है, तो उसको एकदम ड्रास्टिक हाइपोटेंशन हो जाएगी। इसलिए कोई ड्रग खुद से नहीं खाते। तो याद रखना है, सिल्डेनाफिल के साथ वेजोडाइलेशन होती है, कोई और वेजोडाइलेटर आपने कभी भी साथ नहीं लेना। इसके साथ फॉर एग्जांपल कोई सिल्डेनाफिल लिया किसी ने, जस्ट सपोज उसको लगा कि मुझे एंजाइना का अटैक होने लगा, कोई वो नाइट्रिक ऑक्साइड वाली मेडिसिन ले लेता है, वेजोडाइलेशन, पोटेंट वेजोडाइलेशन, हाइपोटेंशन, बेहोश, सही हो गया। तो ये खतरनाक होता है। तो ये इस वजह से हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी पेशेंट आता है ना, उसकी अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं है, अगर आप उससे सही हिस्ट्री नहीं ले सकते, आप कभी भी अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। ये बात याद रखना। अगर आपको उसकी हिस्ट्री लेनी आती है, और हिस्ट्री लेना ना 3rd 4th फाइनल ईयर में सीख लेना होता है। यही होते हैं, इधर आपकी बेइज्जती नहीं करते, हिस्ट्री देना आपको इज्जत से सिखाते हैं। किसी भी प्रोफेसर के पास भी जाओगे ना, वो अप्रिशिएट करेगा, खासतौर पर 3rd और 4th ईयर में अप्रिशिएट करेगा, हाँ अच्छी बात है। लेकिन जब ये पहुंचोगे ना हाउस जॉब और पीजीज में, वो प्रोफेसर खुद कहते हैं और सामने बेइज्जती करते हैं स्टूडेंट्स के। आप लोग जाना, आप लोग को आइडिया होगा, पीजीज की स्टूडेंट्स के सामने अच्छी वाली बेइज्जती की जाती है अगर उनको हिस्ट्री वो सही ना ले रहे हो। तो इससे बेहतर होता है कि पहले ही सीख लें, जब वो इज्जत से सिखा रहे हैं। बेइज्जती तो उन्होंने करके सिखा ही देना आप लोगों को, तो हिस्ट्री अच्छी आनी चाहिए। और ये बुसेंटिन है, एंडोथिलिन ET1 इज अ पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्शन। तो बुसेंटिन जो होती है ना, ये इसका एंटागोनिस्ट होती है एंडोथिलिन का। एंडोथिलिन लोकल पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है, इसका एंटागोनिस्ट है। तो ये एक हमारे पास यूज होती है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी में। और एस आर्ब्स की याद रखना है, एस आर्ब्स कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं लेनी, बिकॉज वो टेरेटोजेनिक होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो मुझे बताएं कि आप लोगों को समझ आ गई है कि नहीं आई। तो इसके बाद हम पोल करेंगे, 3 पोल है, फिर यूएचएस के क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग फिर लीव कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक हमारा एंड हो चुका है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट और मजे का टॉपिक, क्योंकि ये आप लोग के सब लोग घरों में होता है, तो आप लोग यहाँ आना चाहिए। चलिए अब पहला पोल आता है, अब देखते हैं आप लोगों को क्या क्या आया। आसान ही है आज का पोल, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैप्टोप्रिल एस इनहिबिटर होता है। चलिए वेरी गुड, ये आप लोग काफी का सही है। ये एस इनहिबिटर होता है, और आप लोग देख सकते हैं द राइट आंसर इज डिक्रीज इन एंजियोटेंसिन 2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड। बिकॉज एस इनहिबिटर का काम क्या है, इट विल इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2 फ्रॉम एंजियोटेंसिन 1, because angiotensin converting enzyme is responsible for the conversion of angiotensin 1 into angiotensin 2. तो ACE inhibitor इसकी inhibition करेगा। So the right answer is in front of you। और अब हम देखते हैं सेकेंड MCQs।
चले चलिए इस पे कुछ ने गलत भी लगाया है। द राइट आंसर इज बीटा, नॉट ऑप्शन ई। देखें अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर की प्रॉपर्टी है कि इट विल कॉज वेसोडाइलेशन, एज अ रिजल्ट देयर विल बी द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जो ऑप्शन सी है वो क्यों नहीं हो सकता, आर्टीरियल डायलेटर, बिकॉज वी नो डायलेटर्स ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करवाते हैं, आर्टीरियो डायलेटर टीपीआर डिक्रीज करवाता है, नॉट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। और नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर का तो ब्लड वेसल्स पे ऐसे कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वाला इफेक्ट है ही नहीं, बल्कि बीटा ब्लॉकर्स तो थोड़ी कंस्ट्रिक्शन ही अगर करवाएंगे बीटा 2 ब्लॉकर्स को ब्लॉक करके, अगर बीटा 2 के उस टाइम रिसेप्टर मौजूद है उस टाइम। तो इट्स राइट आंसर इज अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें अब इसको, ये आप लोग को मैं 3 दिन से बता रहा हूँ। ओके, सो द लास्ट एमसीक्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बहुत इजी एमसीक्यूज है। तो वेरी गुड, ये सबको आता है। अब ये याद रखना है, इट्स कफ, ड्राई कफ, ये इसको ड्राई कफ भी कहते हैं, तो ये ड्राई कफ। अच्छा, ऑप्शन डी किस केस में होता, कौन सी ड्रग होती, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होता। कौन सी ड्रग आप लोगों ने पढ़ी है? वेरी गुड, हाइड्रेलाजिन। हाइड्रेलाजिन लूपस लाइक सिंड्रोम करवाता है। ये मैंने आपको बताए हैं जो एमसीक्यूज पॉइंट्स, इनको लिख लें, ये प्रॉफ के एमसीक्यूज है, आप लोग देखेंगे प्रॉफ में ये एमसीक्यूज आ रहे हैं, ये मैं सारे प्रॉफ के पिछले एमसीक्यूज की बेस पे बताता हूँ और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। चले, ये हमारे हो गए एमसीक्यूज, थोड़े से एमसीक्यूज को ऊपर ऊपर से अगर देख लें। A middle-aged man with a blood pressure of 150/100, he has sedative lifestyle and family history of hypertension. Apart from the lifestyle changes, he is advised to take amlodipine 5 mg. To which group amlodipine belongs? तो ये आप लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में पढ़ के आए हो। Enumerate cardiovascular uses of the group and mechanism of effect for each indication. बाकी अभी आप लोगों ने हार्ट के चैप्टर नहीं पढ़े, आप लोग जब पढ़ोगे इरिथमिया वाला, इरिथमिया में ये यूज होती है। फिर आप लोगों ने जो एंजाइना का चैप्टर पढ़ना है, एंजाइना के चैप्टर में ये यूज होंगी। फिर जो हार्ट फेलियर का चैप्टर है उसमें ये यूज होगी। तो फिर ये उसके डिफरेंट यूजेस है, तो ये आप लोग को पता आ जाएगा। यानी ये अभी आप लोग का जब सीबीएस कंप्लीट होगा ना, तो फिर आपको इसके सारे कार्डियोवास्कुलर यूज आते होंगे। आज का यूज याद रखें, हाइपरटेंशन। सही हो गया। और इनका एक साइड इफेक्ट मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था, वो साइड इफेक्ट बता दें मुझे एमलोडिपिन का, बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट मैंने कहा था, याद रखना। वेरी गुड, जिंजीवियल हाइपरप्लेजिया, इसका साइड इफेक्ट है, ये याद रखना। A 50-year-old patient has complained of frequent headache, has visited outpatient department and clinical examination will be 160/100. Name 4 groups of drug out of which physician may choose start initial therapy. मैंने आपको कहा था A B C D से याद रखना। एस होती है एस,
आर्ब्स, बी होती है बीटा ब्लॉकर, सी होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डी होती है डायूरेटिक्स। ये 4 ग्रुप्स की फॉर्म में याद रखें, हमेशा याद रहेगी। ब्रीफली राइट द मैकेनिज्म ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ ईच। इन सबका एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट थोड़ा थोड़ा बता देना, क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ। Which of these group may adversely affect the lipid profile? ये बताएं। Adversely affect कर रहा है, खराब कौन कर रहा था? वेरी गुड, एडवर्सली इफेक्ट कौन कर रहा है? बीटा ब्लॉकर। तो देखा ये प्रॉफ का एससीक्यू में ये भी चीज आई है, ये वैसे उसमें बहुत ज्यादा पूछी जाती है वाइवास में। A 50-year-old man come to the OPD with a history of headache। देखिए हेडेक की हिस्ट्री ज्यादातर होती है, होता है ना ब्लड प्रेशर जिसका ज्यादा होता है वो कहता है मेरा सर दुख रहा है। ये बड़ी हेडेक की तो बड़ी कॉमन हिस्ट्री है ना। 150/90 his wife to take low salt diet। मैंने बताया कि पहली मैनेजमेंट क्या होती है? डाइट मैनेजमेंट। सबसे पहले डाइट मैनेज करनी होती है। अगर फिर नहीं कंट्रोल हो रहा, फिर अब आता है नेम 4 ग्रुप्स ऑफ ड्रग विच यूज एज मोनोथेरेपी ABCD। Which 2 groups of drugs are preferred in case of diabetes 2? डायबिटीज के केस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बताए थे? ASARs यूज होंगे और इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यूज हो सकते हैं। जो होते हैं ना डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स का पूरा चैप्टर आना है। डायूरेटिक्स में थोड़ा सा हाइपरग्लाइसीमिया करवा सकते हैं, जो थायराइड डायूरेटिक है। जैसे आपने एक ड्रग पढ़ी है डाइजोक्साइड, डाइजोक्साइड आपने क्या पढ़ा था? थायाजाइड लाइक, थायाजाइड डेरिवेटिव है, और डाइजोक्साइड क्या करवा रहा था? हाइपरग्लाइसीमिया करवा रहा था। इसी तरह थायाजाइड डायूरेटिक के मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे उसके पूरे चैप्टर में, वो भी ना हाइपरग्लाइसीमिया करवा सकता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर विल बी थोड़ी सी बेटर। और उसके बाद है जनरल प्रैक्टिशनर डिसाइड टू एडमिनिस्टर शॉर्ट एक्टिंग ओरल निफेडिपिन प्रिपरेशन, व्हाट कैन बी द रिस्क? निफेडिपिन का रिस्क बताएंगे, डिफरेंट आप लोग वो बताएंगे उसके, जैसे गिंजिवल हाइपोप्लेजिया भी हो सकता है, उसके अलावा जो जो रिस्क हो सकते हैं, जो भी उसके साइड इफेक्ट्स है वो रिस्क है। सही हो गया। अब ये आप लोगों ने याद रखना। सही हो गया। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो आई होप आप सबको ये सारा समझ आ गया होगा, और आई होप इट विल हेल्प। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन वेरापामिल का होता है। वेरापामिल आती है नॉन डाइहाइड्रोपीन्स में, और नॉन डाइहाइड्रोपीन्स एरिथमिया में मेनली यूज होती है, नॉट इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में डाइहाइड्रोपीन्स सिर्फ यूज होती हैं, जिसमें निफेडिपिन, अम्लोडिपिन, फेनोडिपिन ये डिफरेंट आ जाते हैं। सो अब समझ आ गया सबको। सो आई होप इट विल हेल्प यू। सो अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अब कल हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे।